अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम के आगाज़ में आज हम बात करेंगे इंतखाबात से पहले के एक अहम मरहले की, जो है टिकटों की तकसीम। नून लीग ने टिकटों की तकसीम के लिए बहुत वक्त लिया, सोच विचार किया, बहुत से इजलास हुए और उसके बाद अब पंजाब के 9 डिवीज़न के मजमूई तौर पर 110 कौमी और 211 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके बाद कुछ देरीना और साबिक अरकान खासे नाराज नजर आ रहे हैं। किनको टिकटें मिली, किनको नहीं मिली और जिन्हें नहीं मिली वो अब क्या लाहे अमल अपनाना चाहते हैं, इस पर हम आज के न्यूज़ रूम में तफसीली बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और 3 धड़ों में मजमूई तौर पर तकसीम नजर आ रही है। ये धड़े कौन कौन से हैं और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट क्यों बंद हुआ, इसको भी डिस्कस करेंगे। जबकि मईशत की सूरत हाल भी जानेंगे। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ कर्ज की जो किस्त है उसकी मंजूरी का आज इम्कान है। आज इजलास होने जा रहा है। ये कर्ज कब मिलेगा ये भी जानेंगे। आज के इजलास में क्या हतमी मामला तय हो जाएंगे या नहीं, अभी मज़ीद कुछ इंतज़ार होगा। खैर, बुनियादी तौर पर जिस तरह से इस शो का रनडाउन पेश किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट्स का जो सिलसिला है उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट्स का ऐलान हो चुका है। पंजाब के 9 डिवीजन्स के मजमूई तौर पर 110 कौमी और 211 सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम तैयार हैं, उनके नाम फाइनल कर लिए गए हैं। एक हतमी फहरिस्त के ज़रिए ये नाम बहुत जल्द जारी भी कर दिए जाएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का पार्टी टिकट वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबको लेटर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इन लेटर्स को सबमिट कर सकें और इस तरह से जो पार्टी का इंतखाबी निशान है वो उन्हें अलॉट हो जाए। तो ये अगला मरहला है और इसके बाद अब कागजात नामजदगी एक तरफ वापस लिए जाएंगे उन उम्मीदवारों की तरफ से जो एक्स्ट्रास का किरदार अदा कर रहे थे या कवरिंग उम्मीदवार थे, तो वो अपने कागजात वापस लेंगे और फिर साथ ही साथ 13 तारीख को एक हतमी फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी, जिसमें तमाम ही जो उम्मीदवार होंगे एक हल्के के, ख़ास सूबाई के हों या कौमी असम्बली के हों, उन्हें बुनियादी तौर पर उनका जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अब टिकट्स की तकसीम का जो मरहला है वो कंक्लूड होता नज़र आ रहा है। जबकि नून लीग की टिकट ना मिलने पर कई देरीना और साबिक अरकान नाराज़ भी हैं। लीगी क़यादत के करीबी साथी नासिर भट्ट रावलपिंडी से टिकट ना मिलने पर नाखुश हैं। पार्टी क़यादत से वो नाला नज़र आ रहे हैं। नासिर भट्ट ने कल लंदन वापसी का टिकट कटवा लिया है। इस्लामाबाद से साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद ज़ीशान नकवी भी टिकट हासिल ना करने वालों में शामिल हैं। तारिक फजल चौधरी के अजीज़ चौधरी रिफ़त भी टिकट लेने में नाकाम नजर आए। राजा वकार मुमताज़ भी नज़रअंदाज। सरगोदा से साबिक MNA हामिद हमीद भी टिकट से महरूम रहे और पार्टी से वो नाराज़ हो गए हैं। जड़ावाला में भी तलाल चौधरी के टिकट का फैसला ना हो सका और नारोवाल से एहसन इकबाल से इख्तलाफात दानियाल अजीज़ को ले डूबे हैं। नारोवाल से माफ़ी के बावजूद दानियाल अजीज़ टिकट से महरूम है। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने 70% कौमी असम्बली के टिकट साबिर अरकान को ही दिए हैं। इस सब पे बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत वक्त लिया, बहुत सोच विचार की, बहुत से पार्लिमानी इजलास भी हुए जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की। उसके बाद अब टिकटों की जो तकसीम है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, लेकिन उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत से इख्तलाफात भी सामने आ गए हैं। सामने आए हैं और अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हल्का वाइज में हम इसकी बात करें कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जो कि उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको टिकट जो है वो मिलेगा। और इसका अगर शुरू करें मरी NA 51 से, यहाँ पे राजा जफर हक के जो बेटे थे राजा मोहम्मद अली, वो टिकट के उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और आपको पता है कि राजा जफर हक पार्टी के चेयरमैन हैं और साल से नवाज शरीफ के साथ हैं। वहाँ पर जो है वो उसामा सरवर जो कि इशफाक सरवर के बेटे हैं, उनको वहां से जो है वो टिकट दिया गया है। इसी तरह आपको पता है कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी थे नासिर भट्ट, जो कि आपको हमें लंदन में उनके साथ साथ नजर आते थे। ट्रैवल हो, एहतजाज हो, बाकी इशूज़ के ऊपर भी, और फिर एक वीडियो के हवाले से भी मामला आया था जज अरशद मलिक के हवाले से, उसमें भी इनका एक किरदार था। नासिर भट्ट भी कौमी असम्बली का जो हल्का था NA 56 है, उससे कौमी असम्बली के लिए भी टिकट के उम्मीदवार थे और सूबाई असम्बली के लिए भी टिकट के उम्मीदवार थे हनीफ अब्बासी के मुकाबले में, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद बाकी पूरी पार्टी जो थी वो उनके खिलाफ गई, तो इस वजह से फिर मियां नवाज शरीफ ने भी पार्टी का फैसला माना और नासिर भट्ट जो है वो वहां से फारग हो गए। इसी
इसी तरह शेख अरसलान जो हैं वो भी वहां से इसी हल्के से सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार थे, उनको भी जो है वो टिकट नहीं दिया गया। और शकील अवान यहाँ पे एक मजबूत उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, वो यहाँ से उनको टिकट नहीं मिला। इस्लामाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे NA46 से टिकट मिला अंजुम वकील को, यहाँ पे शानी शाह या जिशान नकवी, ये जिशान नकवी जो थे ये साबिक डिप्टी मेयर रहे, बड़ी इनकी यहाँ पे PR वगैरह भी काफ़ी थी और पार्टी के लिए भी बड़े मुतहरक थे, लेकिन ये भी टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए। फिर अगर हम बड़ी बात करें तो दानियाल अजीज और उनकी जो अहलिया है उनका मामला आपके सामने है। आपने देखा कि उनको जो है वो ऐसर इकबाल से इख्तलाफात की वजह से और फिर उनका एक जो बयान आया था उसकी वजह से वो टिकट उनको नहीं मिल सका और अब वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इसी तरह तांदलावाला में देख लें तो जो साबिक MNA थे रजब बलोच मरहूम, उनकी बेगम थी आयशा रजब बलोच, पिछली मरतबा वो कौमी असम्बली की रुकन थी, इस मरतबा उनको नजरअंदाज किया गया। तांदलावाला का हल्का है फैसलाबाद का 97 का, वहां पे भी उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो भी आज़ाद सामने आ गई हैं। इसी तरह तलाल चौधरी, अगर उसकी बात देखें NA96 है तो NA96 में आप देख सकती है कि वहां पे तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान जो है वो अभी तक मामला लटका हुआ है, उसका फैसला नहीं हुआ, टिकट वहां पे पेंडिंग जो है वो रखा गया है। और वहां पे भी कहा जा रहा है कि नवाज चूंकि मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त ये जो PTI के मुनहरफ अरकान थे उनके साथ कमिटमेंट कर चुके थे। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो PTI के 10 मुनहरफ अरकान थे उसमें 9 लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। सिर्फ ये एक टिकट है यहाँ पे अब नवाब शेर वसीर को मिलता है जड़ावाला से या तलाल चौधरी को मिलता है, इसका फैसला होना जो है वो बाकी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं देखा है कि जब भी टिकटों की तकसीम का जो मरहला आता है तो यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है, स्पेशली जब एक ही हल्के में 2 ऐसे उम्मीदवार हों जो दोनों ही फेवरेट हों तो वहाँ पे बहुत एक टाई किसी सूरत हाल होती है। लेकिन अब इससे पहले नून लीग की जानिब से कहा गया था कि जिनको टिकट्स नहीं मिलेंगी उनको भी एतमाद में लिया जाएगा, तो क्या एतमाद में नहीं लिया गया? क्योंकि बहुत से लोग खाइफ नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ेंगे। देखिए ये बात तो मियां नवाज शरीफ ने जो 3 हफ्ते मुसलसल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी रहा, सब ने मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो था वो इजहार एतमाद किया था बतौर पार्टी कायद और शहबाज शरीफ के ऊपर बतौर पार्टी सदर, और 3000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज किए गए और सब ने कहा था जो आपका फैसला होगा वो एक्सेप्ट होगा। तो उसमें से अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिले लेकिन उन्होंने फैसला तस्लीम कर लिया, लेकिन बाज जो लोग हैं उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया और आजाद सामने आ गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये दानियाल अजीज का मामला है, उनकी अहलिया वाला मामला है, या आयशा रजब बलोच का मामला है, ये लोग जो है वो आज़ाद तौर पे सामने आ गए हैं। लेकिन अक्सर जो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला उनको कहा गया कि हम आपको सेनेट में एडजस्ट करेंगे या फिर हम ज़िमनी इंतखाब में उनको एडजस्ट करेंगे, तो वहाँ पे जो है वो उनको एडजस्ट किया जाएगा। आप लाहौर का देख लें कि अभी तक लाहौर डिवीजन के टिकट अनाउंस नहीं हुए। आपके सामने मिसाल है शेख रुहेल असगर की, अयाज सादक की, एक ही हल्का है और वहाँ के ऊपर भी मामला है। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए इस्लामाबाद की सीटें खाली छोड़ी गई है NA47, वहां पे आमर कियानी को लाना है, वो भी अभी एक मामला जो है वो इल्तवा में है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं। और फिर चकवाल में अगर हम देखें तो वहां पे पूरी की पूरी जो टम्मन बरादरी है उनको जो है वो नजरअंदाज किया गया। अब वो उनका भी ऐलान जो है वो सामने आ जाएगा, वो भी आजाद लड़ने को यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। सिद्दीक साजिद, ये भी खबर आ रही है कि जाती उम्रा में क़यादत एक बार फिर सर जोड़ के बैठने वाली है और वहां पे भी अब कुछ अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी, उसकी वजह जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाहौर डिवीजन है, अच्छी खासी नशिस्तें हैं लाहौर डिवीजन की, तो ये अगर वहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल करनी है, लाहौर को एक मकामी और फिर समझा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। फिर आपने देखा कि अभी तक सिंध से अनाउंस होना है, खैबर पख्तूनख्वा से टिकटों का भी फैसला हो रहा था, इस वजह से वो इजलास जो है वो जारी है। नजरसानी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि नजरसानी की जा सकती है, लेकिन जो पार्टी ने बेहतर समझा। अब एक चीज़ है ना जी, ये इनका जो हमारी बात हुई मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने कहा कि एक चीज को मियां साहब ने देखा कि जो 2018 में जीते और उनकी अभी भी उनके हल्के में फिर पार्टी के साथ वफादार रहे और उनकी अपने हल्के में पोजीशन मजबूत है, उनको तरजीह दी गई। और आप देखना जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं ज्यादातर वही लोग हैं, 70 से 75% जिन लोगों को जो है वो 2018 में टिकट मिले थे वो जीते थे और फिर पार्टी के साथ मुंसलिक रहे। बाकी नौजवान लोग हैं, इसमें कोई मरियम नवाज की कोई सिफारिशात थी, कोई हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ की, लेकिन ज़ाहिर है हाँ आपको ये
भी जाता कि हर जगह का जो एक एक इंचार्ज भी बना दिया गया था। जो मियां नवाज शरीफ को जो सिफारिशात पेश की गई थी, ये नहीं कि प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था कि ये नहीं हो सकता कि मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरिट पर टिकट दूं। अपनी मिसाल के मुताबिक तो उन्होंने मेरिट के ऊपर ही दिए हैं। अब जो लोग आजाद आ गए हैं, लेकिन आप उनका माजी देखें कि वो पहले कहाँ थे, अब फिर मुस्लिम लीग नून में आए और अब जब उनको टिकट नहीं मिला तो आजाद खड़े हो गए। ज़ाहिर है उनका हक है, लेकिन पार्टी के साथ जो वफादारी थी उसको पहले देखा जाता था, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन को मियां नवाज शरीफ ने लागू करना है। ये वो तमाम इशूज थे जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो नाराज हुए हैं, लेकिन अक्सरियत ने इस फैसले को माना है। यकीनन पार्टी की जब टिकट की तकसीम होती है तो उसमें हर किसी को खुश नहीं किया जाता। कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग खुश नज़र आते हैं। देखना यह है कि किसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है जिसके तहत टिकट दिए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी डिस्कशंस के बाद ये टिकटों की तकसीम हुई है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, नुमाइंदा खुसूसी हमारे। और नून लीग में टिकटों की तकसीम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जैसे ही टिकटों की तकसीम का आगाज़ हुआ है तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा फितरी अमल था कि एक ने खुश होना था और एक ने नाराज़ होना था, तो ये सिलसिला है। लेकिन डैमेज वहाँ शुरू होगा जब नाराज़ होने वाला आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। खैर, लाहौर में नून लीग का टिकट एक है और उम्मीदवार दो हैं। हल्का है NA 121 का। लाहौर में इस हल्के को लेकर अभी तक टिकट का फैसला हो नहीं सका है। लीगी क़यादत के लिए फैसला एक इम्तिहान है। एक तरफ है सरदार अयाज सादिक और दूसरी तरफ है रुहेल असगर। ये दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। हल्का NA 121 में दोनों लीगी रहनुमाओं की इलेक्शन मुहिम भी जारी है। रुहेल असगर टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का पहले ही बोल चुके हैं। अयाज सादिक और रुहेल असगर की ज़िद पार्टी के लिए इस वक्त इम्तिहान बनी हुई है। तो इस तरह से अगर एक एक हल्के को देखा जाए तो पार्टी क़यादत के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको जो है वो अपने साथ लेकर चलना है, यानी किसे टिकट देना है और किसे नाराज़ करना है। तो ये सरदार अयाज सादिक और रुहेल असगर का मामला भी हल्का NA 121 का ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। NA 121 में टिकट की तकसीम पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, लेकिन हल्का मकीन क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि NA 121 शेख रुहेल असगर का आबाई हल्का है। पार्टी क़यादत शेख रुहेल असगर को टिकट जारी करे। वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा सुनिए। रुहेल असगर ने बड़े काम किए हैं इधर, वो हर दुख सुख में जा रहा है कि इस इजलास में शरीक हैं। लीगी क़यादत आज पंजाब की जो दीगर डिवीजन्स हैं उसके अरकान के लिए भी टिकट्स का ऐलान कर देगी, जबकि गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी, साहिवाल और लाहौर के कुछ अजला में पार्टी टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मामलात जो हैं वो अपने अख्तिताम को पहुँच रहे हैं और पार्टी टिकट जो हैं वो तकसीम हुए चाहते हैं और बड़ी तेज़ी से इन मामलात को लेकर इस वक्त चला जा रहा है। मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अज़ान मगरिब की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त लीगी जो क़यादत है वो सर जोड़ कर बैठी है और आखिरी मरहला है, टिकट्स को फाइनल किया जा रहा है। जहाँ जहाँ उम्मीदवार रह गए हैं अनाउंस होना, उनको अनाउंस करने के लिए आखिरी जो लास्ट मिनट आप कह लीजिए डिस्कशन है वो जारी है। और अब से पहले पंजाब के 9 डिवीज़न्स के लिए नुमाइंदों का ऐलान हुआ है, नुमाइंदों को फ़ाइनल कर लिया गया है, जबकि बाकी जो मामलात हैं मुल्क भर में जो उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ हुए थे उनमें से कौन टॉप लिस्ट पे है और मतलब लिस्ट में कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, फिर नंबर 1 नंबर 2 के दरमियान मामलात को किस तरह सेटल करना है, कुछ चैलेंजेस हैं नून लीग की क़यादत के सामने। ज़ुहैब हसन काज़मी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या मामलात हैं और क्या चल रहा है इस वक्त। ज़ुहैब ज़रा बताइए, यकीनी तौर पर चैलेंज तो बहुत बड़ा है ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने कि उन्होंने एक अपने वर्कर को, कारकुन को या रहनुमा को राज़ी करना और दूसरा नाराज़ होता है। फिर ऐसे में जो नाराज़ हो रहा है वो आज़ाद हैसियत में ना लड़े, उसके आगे बंद कैसे बांधा जाएगा? क्या मामलात हैं इस वक्त जो इजलास हो रहा है उसमें क्या चीज़ें तय हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से अभी तक जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जो लाहौर डिवीजन के 3 इजलास है उनका ऐलान किया गया। डिस्ट्रिक्ट के सीट के ऐलानात जो है अभी भी जो है मुशावरत जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन साथ जुड़े बैठे हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो NA 121 एक मेन हल्का है जो रुहेल असगर जो है जहाँ से कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सरदार अयाज सादिक भी कैंडिडेट हैं, उसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उस हल्के के दोनों कैंडिडेट, दोनों सीनियर रहनुमाओं के दरमियान जो है वो कांटेदार जो है वो मुकाबला जारी है। लेकिन पार्टी कायदीन की जानब से अभी तक कोई हतमी ऐलान जो है दोनों रहनुमाओं का नहीं किया गया कि उस हल्के की हतमी उम्मीदवार जो है वो कौन होगा। काम शेख और रुहेल असगर जो है वो
अपने हल्के में काफी कैंपेन करते नजर आ रहे हैं और उनकी जानब से ऐलान भी किया गया है कि अगर मुझे पार्टी टिकट ना मिली तो मैं और मेरा बेटा जो है वो हम आजाद हैसियत से इलेक्शन भी लड़ने के लिए तैयार है। तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अभी जो है वो सब जोड़े बैठी है, अभी फैसला नहीं किया। चंद घंटों में और आज के रोज ही मुतवक्को है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर डिस्ट्रिक्ट की भी 8वीं फहरिस्त जो है वो उम्मीदवार की जो है वो जारी करेगी। इसके साथ साथ क्योंकि इससे कबल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 9 डिवीजन पंजाब के जो है उनके ऐलान किए गए, इस्लामाबाद की भी 2 टिकटों का ऐलान जो है वो किया गया और फहरिस्त जो है वो जारी की गई, जिसमें दानियाल अजीज जो है उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से कौमी असम्बली का जो NA 75 का हल्का है कौमी असम्बली का, उसकी जानब से कागजात नामजदगी जो है कागजात जो है वो जमा करवाए गए थे दानियाल अजीज की जानब से पार्टी टिकट के लिए, लेकिन उनको भी पार्टी टिकट जो है वो नहीं दी गई। इसके बाद दानियाल अजीज ने भी वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि मीडिया पर कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से उनको अगर टिकट नहीं दी जा रही है और अब वो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। उनकी अहलिया जो है महनाज अजीज जो हैं उनकी जानब से भी ऐलान किया गया कि वो भी एक सूबाई असम्बली के हल्का के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और आज़ाद हैसियत से जो है दोनों कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए फैसलाबाद डिवीजन की तो कौमी असम्बली का हल्का NA 96 है, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो है तलाल चौधरी उनको भी टिकट अभी तक जो है वो भी उम्मीदवार हैं उस हल्के से, जब मुकाबल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है जिनका नाम शेर वसेर है, शेर वसेर जो है वो काफी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तलाल चौधरी भी काफी एक जो है उसको क्वेश्चन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों रहनुमाओं की। तो अगर मैं आपसे इसको सिंप्लीफाई करने का कहूँ, ज़रा सादा करने का कहूँ, तो ये मामला ये है कि वो हल्के जो ट्रिकी हैं जहाँ पर उम्मीदवार नंबर 1 और उम्मीदवार नंबर 2 दोनों ही पार्टी क़यादत को अजीज़ हैं, वो हल्के रह गए हैं। वहाँ अभी तक कार्ड जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने सीने से लगाए हुए कि उम्मीदवार कौन होगा, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। जिन हल्कों में अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं और सख्त उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, उन हल्कों का ऐलान जो है करना भी बाकी है। मुल्तान से भी कई हल्के ऐसे हैं जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से मुल्तान डिवीजन का जब ऐलान किया गया तो मुल्तान के भी कई हल्के ऐसे हैं जिनके बारे में ऐलान जो है वो नहीं किए गए और मुल्तान के जो खास हल्के हैं जिनके बारे में ऐलान नहीं किए गए उनमें भी को बोलते हैं कौमी असम्बली का 149 हल्का है, 150 हल्का है। ये 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनके बारे में जिनके लिए अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानब से ऐलान जो है वो नहीं किए गए। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो सब जोड़े बैठी है और कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन तमाम हल्कों के उम्मीदवारों के नाम भी जो है वो ऐलान जो है वो जारी करेगी। हमें बताया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज शरीफ उन्होंने NA 96 से तलाल चौधरी और शेख शेर वसीर को तलब किया है। दोनों रहनुमाओं को एतमाद में लेकर जो है वो टिकट का जो है ऐलान किया जाएगा। ठीक है, यानी ये लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब हसन काज़मी हमें तफसीलन अपडेट करने के लिए। वो हल्के जो रह गए हैं जहाँ पर उम्मीदवार नंबर 1 और उम्मीदवार नंबर 2 जो है वो दोनों ही पार्टी क़यादत को अजीज़ हैं और किसी एक को नाराज़ अलबत्ता करना ही पड़ेगा या नाराज़ हो जाएंगे अगर पार्टी क़यादत नहीं भी चाहती, तो उनके साथ किस तरह से मामलात को एडजस्ट किया जाए, किसी सेनेट की तरफ ले जाया जाए और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टियों पर एडजस्ट किया जाए, तो ये वो लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स है जो लीगी क़यादत इस वक्त करने में मसरूफ़ है। बिल्कुल ऐसी है। NA 96 जड़ावाला से अगर हम बात करें तो नून लीग के टिकट के हवाले से यहाँ पे भी बहस हो रही है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं। तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर, जिस तरह से हमने तफसीली बात की है, पार्टी क़यादत ने फ़िलहाल टिकट को रोक लिया है। नवाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को फौरी जाती उम्रा तलब कर लिया है। कायद नून लीग मुलाकात के बाद पार्टी टिकट किसी एक उम्मीदवार को देने का फ़ैसला करेंगे। नवाब शेर वसीर ने बानी PTI के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में PDM का साथ दिया था और टिकट ना मिलने पर साबिक़ वफाकी वज़ीर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। तलाल चौधरी कहते हैं कि NA 96 जड़ावाला से अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया गया, हल्के पर फैसला होना अभी बाकी है, तो अब इन दोनों को ही बुला लिया गया है। यकीनन किसी एक को टिकट दे दिया जाएगा, किसी को एतमाद में लिया जाएगा। हाँ, कोई एक राज़ी होगा और दूसरा नाराज़ होगा, लेकिन इस केस में अगेन प्रॉब्लम वहाँ आएगी कि जहाँ पर लोग जो हैं वो जो नाराज़ होने वाला शख्स है, नाराज़ उम्मीदवार है, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। NA 96 की हम बात कर रहे हैं, जड़ावाला का ये इलाका है, यहाँ पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में टिकट के लिए मुकाबला सख्त है। फैसलाबाद के शहरियों की राय क्या है, वो किस रहनुमा के पलड़े में अपना वज़न डालते नज़र आ रहे हैं, उनकी ज़बानी सुनिए। चौधरी है ना, ने पहले भी 5 साल गवर्नमेंट चलाई है,
जो ये जड़ावाला और खुड़लियांवाला के सेंटर में रोड है ना, वो उनकी गवर्नमेंट में वो MNA थे, वो रोड ना बन सका। अभी देखें उन्होंने कोई काम भी इतने नहीं किए। जो दूसरे वाले हैं ना, अगर उनको टिकट दे देंगे तो वो नए बंदे हैं, हो सकता है वो अच्छे काम कर जाएं। तलाल चौधरी को ये है ना दे दें सीट, जो अच्छी बात है। ये चलो जी, ये भी कुछ आके ये लोगों ने सोचना तो नहीं है, चलो सोच लें तो बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की। नवाब शेर तसीर वो आदमी अच्छे हैं, उन्हें इलाके के काम करवाए हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों ही जो हैं वो ठीक हैं। इसमें जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है वो नवाब वसीर है, उसको दे देना चाहिए टिकट। तो टिकटों का बंटवारा जिस पे लीगी रहनुमा क़यादत से खफा नज़र आ रही है। महंगाई के ख़िलाफ़ बोलना दानियाल अजीज़ को भी महंगा पड़ गया है और हम देख रहे हैं कि नून लीग का टिकट उन्हें नहीं मिला है। एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की थी और ख़ासा उन्हें ये इख्तलाफ महंगा पड़ा है। लेकिन दानियाल अजीज़ जो हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम दानियाल अजीज़ के मामला को डिस्कस करें, मामला है बुनियादी तौर पर तलाल चौधरी का और नवाब शेर वसीर का। लोगों की आपने राय सुनी। तलाल चौधरी के होते हुए वो जो सड़क है जो दो इलाकों को मिलाती है वो नहीं बन सकी तो लोग नाराज़ हैं। दूसरे एक साहब ने कहा कि टिकट दे दें, शायद इस बार कोई काम कर लें। अलबत्ता जो ज़्यादातर रुझान है वो नवाब शेर वसीर के साथ है और नवाब शेर वसीर बल्ले के निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली तक पहुँचे थे। अलबत्ता जो अदम एतमाद के मामला थे उसमें उन्होंने फिर बानी PTI के साथ अपने मामला को अलग किया और वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे जिसकी क़यादत राजा रियाज साहब फरमा रहे थे। अब नवाब शेर वसीर को टिकट देते हैं तो नून लीग का जो नज़रियाती कारकुन है जड़ावाला में NH96 इन पर्टिकुलर टू बी प्रिसाइज, वो किस हद तक जो है वो नाराज़ होगा कि एक ऐसे शख्स को कि जिसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है और सिर्फ एक अदम एतमाद के मामले में या पार्टी का जिस शख्स से इख्तलाफ था, जिस जमात से इख्तलाफ था, उसके वज़ीर आज़म को बाहर निकालने के लिए जिस शख्स ने वोट दिया, सिर्फ उस एक कुर्बानी के सिले में जो है वो नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया जाए। तो ये वो चैलेंज है जो बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 20 हल्कों में जब ज़िमनी इंतखाब हुआ था वहाँ भी आया था और नून लीग ने ये आए हुए लोगों को एडजस्ट करके नताइज देख लिए थे, भुगत लिए थे। लेकिन स्टिल अगर अभी ऐसा हो रहा है तो किस कैलकुलेशन पे हो रहा है, ज़रा इन सारे मामलों को डिस्कस कर लेते हैं। अजमल साहब हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जानते समझते हैं, उनका फुटवर्क है डेफिनेटली इस हल्के को लेकर, ज़रा चीज़ों को समझते हैं। अजमल साहब, यकीनी तौर पर तलाल चौधरी ने नाअहली भुगती, उनके जो बयानात हैं, शोला बयान मुकर्रर हैं वो माशाअल्लाह और उसकी सदा उन्हें मिली भी है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वो नवाब शेर वसीर हैं जिन्होंने अदम एतमाद के मामले में नून लीग का साथ दिया। अब किस तरह से इस हल्के में इंसाफ हो, लोगों के साथ टिकट किसको दे दिया जाए और बेसिकली फुटवर्क है किसका ज़्यादा, यहाँ पे किसने काम करवा दिए लोगों के कि लोग खुश हैं, राज़ी हैं और फिर उस बुनियाद पर अगर टिकट देती है पार्टी तो पार्टी को इस सीट का फ़ायदा होगा। ज़रा हमारे लिए इस हल्के को समझाएँ, आसान करें। अजमल मलिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजमल मलिक हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन खैर मामला जो हैं वो हल्का NH96 के हैं, फैसलाबाद जड़ावाला की ये बात है और यहाँ पर नून लीग के टिकट को लेकर दो लोग आमने सामने हैं, तलाल चौधरी हैं, नवाब शेर वसीर हैं। तो इससे पहले हम वो 20 हल्कों की मिसाल दे रहे थे कि जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने उन लोगों को टिकट दिया था कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए थे और डीनोटिफाई हुए थे और फिर उन की कुर्बानी के एवज़ उन्हें वो टिकट भी मिले और सारे मामला चले, लेकिन रिज़ल्ट नून लीग के हक़ में नहीं आए थे। और फिर बाद में ये बयानात भी हमने मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुने, ख़ास तौर पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये बयान था कि हमारे यहाँ इन लोगों की जगह नहीं है, इस बस में ऑलरेडी सवारियाँ पूरी हैं, तो इन लोगों की, इन सवारियों की गुंजाइश नहीं है। ये मुताद्दिद लीगी रहनुमा कहते रहे उन लोगों के लिए जो अब मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रहे हैं तहरीक इंसाफ को छोड़कर, लेकिन अब अगर उन्हीं लोगों को टिकट दिया जा रहा है तो ये यकीनी तौर पर एक नज़रियाती कारकुन के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर एक ऐसे शख्स के मुद्दे मुकाबिल यानी तलाल चौधरी अगर वहाँ पर हैं तो उनकी वो नाअहली के मामलात भी हैं, दीगर भी वो आप कह लीजिए पार्टी नज़रिए को या पार्टी बयानिए को डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, फ्रंट लाइनर हैं। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, जैसे सरदार अयाज सादिक और शेख रोहिल असगर के दरमियान मामलात हैं। एक तरफ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और दूसरी तरफ जो है
शेख रोहिल असगर हैं, जिनका आबाई हल्का है, इलाका है, और फिर वो नई हदबंदी के मामलात में दोनों जो हैं वो आमने सामने हुए हैं। अब किसको टिकट जारी होगा, ये इस तरह के छोटे छोटे मामलात हैं। एक एक हल्का है, लेकिन ये एक एक हल्का बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये एक एक सीट पर जाके आगे कंट्रीब्यूट करती है। अजमल मलिक बताया जा रहा है, मैं ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा, बताइएगा ज़रा, ये NA 96 जो है जड़ांवाला, इस हल्के को हमारे लिए सादा करें, आसान करें। एक तरफ नून लीग का नज़रियाती कारकुन है, जिसके लिए नवाब शेर वसीर जो हैं अब वो आउटसाइडर हैं, और दूसरी तरफ तलाल चौधरी हैं, जिनसे लोग शिकवा भी करते हैं कि वो हुकूमत में थे लेकिन काम नहीं किया। ये हल्का है क्या, इसके डायनेमिक्स क्या हैं, और फिर इसकी जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें हावी कौन है, भारी कौन है? देखें, अगर हल्के के हवाले से बात करें तो ये फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला जो है वो बुनियादी तौर पे एक कौमी असम्बली का हल्का है, और तकरीबन कोई 60 यूनियन काउंसिल्स हैं इसकी, और 3 सूबाई हल्के हैं इस तहसील के अंदर। और डायनेमिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे माजी में 2018 में जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, उन्होंने तलाल चौधरी को शिकस्त दी थी। तकरीबन वो 6 से 7 हज़ार वोटों से उनको हराया था, और इससे पहले जो है वो 2013 में तलाल चौधरी ने जो है वो नून लीग के टिकट के ऊपर जो है नवाब शेर वसीर को हराया था। और ये टिट फॉर टैट हो रहा था पिछले 2-3 साल से, 2-3 इलेक्शन से। और इस दफ़ा सूरत हाल कुछ ये बनी कि तहरीक अदम एतमाद जब बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ पेश हो रही थी, उस वक्त जो है वो फैसलाबाद में जो मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा थे, जिनमें राजा रियाज थे और नवाब शेर वसीर थे, इन्होंने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन किया था PTI के, और उसके बाद जो है PDM की इत्तेहादी हुकूमत के साथ जो खड़े हो गए थे। और और इस दौरान जो है वो मियां नवाज शरीफ के साथ इनकी फ़ोन के ऊपर बात करवाई गई, मियां शहबाज शरीफ ने करवाई थी। और उस मुलाकात के दौरान जो है वो फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह थे और ख्वाजा साद रफीक थे, याद सादिक थे, ये लोग गारंटर थे, जिसके बाद इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि अगले इलेक्शन के लिए फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 2 टिकटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक को ज्वाइन करने वाले नवाब शेर वसीर और राजा रियाज को दी जाएंगी। और यही सूरत हाल बनी। और इस सूरत हाल के बाद जो है वो अब जब मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स अवार्ड करना शुरू किए हैं, तो फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें हैं, जिसमें से 9 नशिस्तें गुज़श्ता रात जो है वो अनाउंस कर दी थी, और ये 10वीं नशिस्त है जिसके ऊपर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में टाई है। और इसी वजह से जो है वो वहाँ से PP 100 और PP 101 के जो 2 सूबाई हल्कों से उम्मीदवार हैं वो भी अनाउंस नहीं हो रहे, क्योंकि तलाल चौधरी ने अपने 2 उम्मीदवार अलग से दिए हुए हैं, और नवाब शेर वसीर जो है वो अपने ग्रुप से या अपने पैनल से PP 100 और 101 से जो है वो अपने हामी उम्मीदवारों को वहाँ से सूबाई असम्बली का टिकट भी दिलवाना चाह रहे हैं। ये जड़ावाला के 3 सूबाई हल्के हैं, उनमें से एक अनाउंस हुआ है, 2 सूबाई हल्के अनाउंस नहीं हुए, एक कौमी असम्बली का हल्का अनाउंस नहीं हुआ, और जिसके ऊपर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आज रात, यानी बेसिकली तलाल चौधरी वर्सेस नवाब शेर वसीर हैं। तो अब इसमें जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद वाले मामलात को, उन एपिसोड को कनेक्ट करके देखा जाए, फिर जिस तरह राजा रियाज साहब को भी टिकट मिल गया है, तो बुनियादी तौर पर अंदाज़ा तो यही लगाया जा सकता है कि ये बड़ा सिंपल शॉट है और नवाब शेर वसीर ही हैं, क्योंकि गुज़श्ता इंतखाब में अगर 6-7 हज़ार की लीड भी थी तो तगड़े उम्मीदवार हैं। ऑल्दो के उस इंतखाब के नताइज पर मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि ये इंतखाब नहीं हुए, ये सिलेक्शन है, और RTS बैठ गया था। लेकिन अगर अब वो उस लीड को मान रहे हैं तो डेफिनेटली मामला इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जड़ावाला में नवाब शेर वसीर को सारे लोग जो है वो बाबा जी कहते हैं, और ये बाबा जी के हवाले से वहाँ पे एक मशहूर है कि ये डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो बहुत अच्छे काम करवाते हैं, और लोगों के साथ जो है वो उनके मसाइल हल करने के लिए उनके साथ भी चले जाते हैं। थाने कचहरी जाना हो या सरकारी दफातर में जाना हो, हॉस्पिटल्स वगैरह के इश्यूज़ हो, इस टाइप के इश्यूज़ हो। जबकि तलाल चौधरी के हवाले से थोड़े से कंसर्न है उस इलाके के लोगों के, वोटर्स के, कि उनका ख्याल है कि तलाल चौधरी जो है वो जब 2013 में कामयाब हुए थे उसके बाद जो है वो हल्के को छोड़ गए थे। वो ऑब्वियसली जो है वो मरकज़ में एक पॉलिटिक्स कर रहे थे, क्योंकि मरकजी लेवल के ऊपर वो कंसिडर किए जा रहे थे तर्जमान के तौर पे, और वज़ीर ममलकत भी थे वहाँ। तब उनका हल्का में थोड़ा आना जाना कम था, लेकिन ठीक है, यानी आपकी बातों से ये अज्यूम किया जा सकता है कि नवाब शेर वसीर ही हैं, क्योंकि उनसे वादा भी है। दूसरी तरफ वो एक्टिव एक मुतहर्रिक किस्म के उम्मीदवार हैं तलाल चौधरी की निस्बत, क्योंकि तलाल चौधरी इस्लामाबाद जाके मसरूफ़ हो जाते हैं और अपने हल्के की तरफ फिर देखते नहीं हैं। खैर, अब ये मामला तो जाती उमरा में तय होगा। दोनों उम्मीदवार बुला लिए गए हैं, और फिर जैसे ही कौमी असम्बली का हल्का फ़ाइनल हो जाएगा NA 96, तो जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के बाकी हैं, फिर उस पर भी पता चल जाएगा। अगर नवाब शेर वसीर हैं तो फिर उनके जो बताए हुए लोग हैं वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि 50-50 कर लिया जाए स्प्लिट। कौमी असम्बली में शेर वसीर साहब को खुश कर दिया जाए, तलाल चौधरी साहब को नीचे सूबाई असम्बली के लिए खुश कर दिया जाए। खैर,
आप देखना यह है कि आज मुलाकात के लिए जब बुलाया गया तो क्या फ़ैसला होता है। लेकिन दूसरी जानिब जनाब बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसला हो चुका है। टिकटों के बंटवारे पे लीगी रहनुमा क़यादत से खफा है क्योंकि महंगाई के ख़िलाफ़ बोलना दानियाल अजीज़ को महंगा पड़ गया है। नून लीग का टिकट उन्हें नहीं मिला है। एहसन इकबाल से इख्तलाफात उनको ले डूबे हैं और माफ़ी के बावजूद दानियाल अजीज़ को पार्टी टिकट नहीं दिया गया। नारोवाल से नून लीग ने चौधरी अनवारुल हक को टिकट जारी कर दिया है। दानियाल अजीज़ पार्टी टिकट ना मिलने पर नाराज़ हैं और पार्टी फैसले के खिलाफ वो डट गए हैं। NA-75 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ ये कहते हैं कि मेरी जगह अनजान आदमी को टिकट थमा दिया गया है। ये नवाज़ लीग की पावर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, महंगाई के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया है। अब NA-75 की बात कर लेते हैं। वही दानियाल अजीज़ का जो हल्का है और यहाँ से दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं मिला और उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अनवारुल हक को टिकट मिल चुका है। अब दानियाल अजीज़ यहाँ आज़ाद हैसियत में और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के टिकट पर चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग किससे मुतमईन हैं और किसने यहाँ पर तरक्याती काम करवाए, अवामी नुमाइंदा कौन है, ज़रा लोगों की ज़बानी सुनिए। कि जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो दानियाल अजीज़ साहब ही हमारे हल्के से जीतेंगे इंशाल्लाह। दानियाल अजीज़ ने क्या काम किया है 10 सालों में? कोई यूनिवर्सिटी, हसन इकबाल ने अपने हल्के में यूनिवर्सिटी, हर चीज़, बड़े हॉस्पिटल बनाए। वोट हम सिर्फ उसको देंगे जिसको टिकट मियां नवाज शरीफ देंगे। वोट सिर्फ शेर का, दानियाल को वोट देंगे इंशाल्लाह। दानियाल के साथ है शकरगढ़ की अवाम। तो दानियाल अजीज़ के साथ लोग हैं और दूसरी तरफ चौधरी साहब हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है। अब अगर लोग दानियाल अजीज़ के साथ हैं तो आज़ाद हैसियत में दानियाल अजीज़ मौजूद हैं। दानियाल अजीज़ डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को यहाँ पर आप कह लीजिए तोड़ेंगे भी। और उसके अलावा ये कि अगर चौधरी साहब यहाँ से हार गए और दानियाल अजीज़ आज़ाद हैसियत में जीत गए तो जाती उम्रा में जिन लोगों ने ये तय किया था कि दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं देना, ख़ास तौर पर एहसन इकबाल, उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई ये क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे ही, और अगर अवाम उनके साथ है तो इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम का क्या हिस्सा है उस दिन में, वो भी तो बड़ा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन खैर अभी अवाम जो है वो उनका साथ देती हुई नजर आ रही है। मुल्तान का रुख करते हैं जहाँ के 2 हल्कों में नून लीग टिकटों का फैसला नहीं कर सकी। वो 2 हल्के हैं NA-149 और NA-150। नून लीग से टिकट रोक लिए गए हैं। NA-149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। NA-149 से जहांगीर तरीन सीट एडजस्टमेंट की सूरत में मुत्तफ़िका उम्मीदवार होंगे। NA-150 से नून लीग के 4 अहम रहनुमा पार्टी टिकट के उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। NA-150 से जावेद अख्तर अंसारी, राना महमूदुल हसन, वहीद आराई, आमिर सईद उम्मीदवार हैं और एक हल्के से 4 बड़े उम्मीदवार सामने आने पर नून लीग के करता धरता परेशान नजर आ रहे हैं। लीगी क़यादत को NA-150 से PTI उम्मीदवार फाइनल होने का भी इंतज़ार है, जबकि मुल्तान के PP 22, 213, 16, 17 के लिए भी लीगी उम्मीदवार फाइनल नहीं हो सके। तो मुल्तान के जो 2 हल्के हैं वहाँ पे टिकटों की तकसीम अभी नहीं हो सकी है, फैसला नहीं हुआ। एक हल्का जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं और दूसरा हल्का वो है जहाँ से 4 बड़े उम्मीदवार सामने आ गए हैं। तो अब मुश्किल हो रहा है ये बड़ों के लिए फैसला करना कि किसको टिकट दिया जाए। बड़ों के लिए तय करना मुश्किल हो रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है जिसको हमने टिकट देना है। खैर 2 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। लोग किसकी तरफ हैं, लोग क्या कहते हैं, नून लीग की क़यादत को क्या मशवरा दे रहे हैं, सुने। इनके साथ एडजस्टमेंट अगर बना सके तो उन्हें बना लेनी चाहिए। इसके अलावा अब 2 सीट्स की उन्होंने जाहिर सी बात है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं की, तो हो सकता है कि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ या और अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हों। शेख तारिक रशीद जो है मुल्तान से पुराने, उन्हें साइड पे कर दिया गया। अभी यही जहांगीर तरीन और यही नून लीग एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। पाकिस्तान में कौन सी तरक्याती काम हो रहा है, आवाम की सहूलत के लिए कौन सा किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये कर देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इलेक्शन होगी, कोई ना कोई जो भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान को तो संवारेगी ना। लीग ने ख़वातीन उम्मीदवारों को भी टिकट जारी कर दिए हैं। लाहौर की बात करें तो चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। बिहाड़ी से तहमीना दौलताना, डस्का से नौशीन इफ्तिखार, ननकाना साहब से शिजरा मनसब खरल इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। हाफिजाबाद से सायरा अफजल तारड़, मुजफ्फरगढ़ से सैयदा शाबानो मैदान में उतरेंगी। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में मरियम नवाज़ समेत 6 ख़वातीन को मैदान में उतारेगी। ये फैसला हो गया है। इन
खवातीन को टिकट्स भी जारी हो गए हैं। तो ये कुल 6 खवातीन हैं जो कि मैदान में उतरेंगी नून लीग की जानिब से। इनको टिकट भी जारी हो गए हैं। इनमें मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, तहमीना दौलताना, नौशीन इफ्तिखार और दीगर इसमें शामिल हैं। यकीनी तौर पर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ के होते हुए अगर 6 लोगों को ये टिकट जारी हुए हैं तो ये मामला ख़ुद जवाब तलब है और बताता है कि किस हद तक मामला जो हैं वो ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए सहल हैं, आसान हैं। गो के 50-50 भी हो सकता था, लेकिन खैर हमारी सियासत में मर्दों का ज़रा ज़्यादा किरदार है। खैर बल्ले की बात कर लेते हैं। बल्ला वापस हो गया है, बल्ला अब जिसको मिला है उससे वापस दोबारा लेना है, नहीं लेना, ये अजीब से एक मामलात हैं, मसाइल हैं, कशमकश हैं। पहले बल्ला वापस हुआ, फिर बल्ला लेके वापस दे दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर दे दिया गया। अब जो आखिरी बार मिला है पेशावर हाई कोर्ट से, तो ये तय हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इसे बरकरार रखना है या नहीं रखना है। यानी बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा, ये बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है। सादा अल्फाज में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट से जो है रुजू किया था और वहाँ केस लड़ा। इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला नहीं आया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का जो निशान है वो वापस कर दिया तहरीक इंसाफ को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया और क्योंकि उस दरख्वास्त के साथ कुछ जो दस्तावेज़ात दी गई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, कहा गया है कि वो पढ़ने लायक नहीं है, यानी शायद उसमें उसके प्रिंटिंग का कोई इशू है या अगर वो हैंड रिटन है, हाथ से लिखे गए हैं तो किसी के रस्मुल ख़त का मसला होगा, किसी डॉक्टर ने ना लिख दी हो गलती से। डॉक्टर की राइटिंग भी अक्सर पढ़ी नहीं जाती ना। तो खैर वो एतराज़ आया था, वो एतराज़ दूर होने के बाद ये दरख्वास्त को नंबर अलॉट होते ही जल्द समात की दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। तो एक अहम इजलास जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से होना है उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि उसमें भी बहुत अहम फैसले होने हैं। बल्ले के निशान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील पर आए एतराज़ात दूर कर दिए हैं और इस सिलसिले में हम अब देखेंगे कि बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलता है या नहीं मिलता है। बानी पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल नाअहल करार दिया है, ये भी फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील पर आयद एतराज़ात दूर कर दिए हैं। तो ये अब फैसला हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। बल्ले का निशान देने के खिलाफ जो दायर अपील थी उस पर जो एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो दूर कर दिए गए हैं। हमने देखा इससे पहले जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। वो कहते थे कि हमें बल्ले का निशान मिल चुका है, अब इंतखाबात में हमारी जीत यकीनी हो चुकी है और ये जो फ़ैसला आया है ये यकीनी, ये बहुत तारीख़ी फ़ैसला आया है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़शुदा दस्तावेज़ात की कॉपीज़ हैं वो भी दे दी गई हैं। बल्ले का निशान देने के खिलाफ जो दायर अपील थी उस पर एतराज़ात जो आए थे वो अब दूर कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ख़ासी मुश्किलात का शिकार हमें नज़र आ रही है, इंतखाबात से पहले ये जो उनकी मुश्किलात हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया बताएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जब आज जो है दरख्वास्त दायर की तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वजात लगा के उनकी दरख्वास्त जो है वापस कर दी गई क्योंकि कहा गया था कि वो जो दस्तावेज़ात हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके जिसकी वजह से वो वापस की गई। फिर हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि वो आज ही उन एतराज़ात को दूर करके जो दरख्वास्त है वो दोबारा दायर की जाएगी और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने जितना भी एतराज़शुदा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको हज़फ किया और उसके बाद जो दरख्वास्त है वो दोबारा दायर कर दी गई है। इसके साथ जो जल्द समात के लिए जो एक मुतफरिक दरख्वास्त भी होती है कि ताकि इस केस की जल्द अज जल्द समात हो, वो भी इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर ली है। और अब इम्कान यही है, बल्कि ज़राए का ये कहना है कि ये केस जो है कल सुना जाएगा क्योंकि इंतखाबात का जो दिन है वो बहुत कम रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जो जितने भी इंतखाबात से मुतालिक जितने भी मामलात हैं उनको जल्द अज जल्द निपटाती है। जितने भी केसेस होते हैं, जिससे पहले तहरीक इंसाफ ने भी जो अपील की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समात के लिए जो वक्त जल्दी दिया था और आज भी हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो पहले एक नंबर अलॉट किया गया, लेकिन
लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस से जब दरख्वास्त पे एतराज़ात लगा के वापस की गई तो इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ौरन ही वो एतराज़ात हटा के दोबारा अब जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और अब उस पर ये कहा जा रहा है कि इस पर जल्द ही जो है वह समाअत होगी और उम्मीद भी ये ज़ाहिर की जा रही है कि कल का दिन जो है वो इस पर समाअत के होगी और उसके बाद फिर फैसला होगा कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहता है या नहीं रहता। ठीक है, कल के रोज़ समाअत एक्सपेक्टेड है और उसके बाद ही फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं। लेकिन शबिया, एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि ये एतराज़ लगाया गया कि पढ़ा नहीं जा रहे वो पेपर्स, तो क्या हैंड रिटन पेपर से जो पढ़े नहीं जा रहे? अमूमी तौर पे तो ऐसी प्रैक्टिस होती है कि कंप्यूटराइज्ड वो तमाम मामलात होते हैं और पेपर्स होते हैं। बिल्कुल हैंड रिटन नहीं थे, लेकिन समझ में होता है कि प्रिंटर की वजह से जब प्रिंटिंग की जाती है तो कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़े नहीं जाते। तो हमने हमेशा ही देखा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से जब तक बहुत क्लियर राइटिंग में ना हो चीज़ें तो वो एतराज़ लगा के वापस कर दिए जाते हैं, क्योंकि देख हम ये रहे कि किसी किस्म का भी किसी चीज़ में कोई इबहम ना रहे। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को यकीनी बना रही है और इसलिए अब से अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले अगर चाहे कोर्ट का टाइम खत्म हो रहा था, लेकिन जो दरख्वास्त जो थी इतना वक्त दिया गया कि वो एतराज़ात जो हैं उसको हटाया जाए, उसके बाद दरख्वास्त दोबारा दायर की जाए और दरख्वास्त दायर हो भी चुकी है। ताहम हम ये देख रहे हैं कि ये मामलात जो हैं जल्द अज जल्द निपटाए जा रहे हैं ताकि जो अवाम में एक बेयकीनी पैदा हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान के हवाले से हो या इंतखाबात के हवाले से हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती कि कहीं पर भी कोई इबहम रह जाए। और यही हाल इलेक्शन कमीशन का है कि इलेक्शन कमीशन भी एक फेयर इलेक्शन करवाना चाहता है। आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है कि इंतखाबात के जितने भी मराहिल हैं उनको बखूबी तय किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इस पर ये तमाम तर मामलात हैं और तमाम ही नज़रें अब कल की समाअत पे हैं। जिस तरह से शबिया में बता रही थी कि कल के रोज़ एक्सपेक्टेड है कि ये समाअत हो और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या फ़ैसला दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया, इलेक्शन कमीशन को उस पर एतराज़ था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में रुजू करेंगे। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी और कह रही थी कि हमें बल्ले का निशान मिल चुका है और उसके बाद हमारी जीत भी यकीनी हो गई है और बाद में भी वो कह रहे थे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये निशान हमारे पास ही रहेगा। कल एक अहम समाअत होने जा रही है, देखेंगे कि उसमें क्या फ़ैसला होता है, बल्ले का इंतखाबी निशान PTI के पास रहेगा या नहीं, ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। बल्ले का निशान देने के खिलाफ दायर अपील पर आए जो एतराज़ात थे वो भी दूर कर दिए गए हैं और एतराज़ शुदा दस्तावेज़ात दरख्वास्त से हज़फ कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने तरमीम शुदा अपील दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी है और जो दायर अपील पर आए एतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं। एतराज़ ये आई था कि ठीक तरीके से वो पढ़ा नहीं जा रहा, तो अब वो एतराज़ दूर कर दिया है। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं और कानूनी पहलू इसका हम देख लेते हैं। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसान साहब, कल अब एक अहम समाअत होने जा रही है बल्ले के निशान के हवाले से। आज हमने देखा कि जो एतराज़ात थे वो दूर किए गए और एतराज़ ये आयद किया गया कि जो कॉपीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो ठीक से पढ़ी नहीं जा रही हैं, तो जो अब एतराज़ात थे वो भी दूर कर दिए हैं और एतराज़ शुदा दस्तावेज़ात दरख्वास्त से हज़फ भी कर दी हैं। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह से इन मामलात को देख रहे हैं और कल कितना इम्पॉर्टेंट है? क्या आपको लगता है कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान लेने में कामयाब रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एक फैसला तो PTI के हक में है, वो है पेशावर हाई कोर्ट का, जिसके अंदर जो 22 दिसंबर 2023 का फैसला था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने सेक्शन 209(3) के नीचे रिफ्यूज किया था कि हम सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे और कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने सेक्शन 215(1) के नीचे जो बल्ले का निशान को विड्रॉ किया था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने पहले शॉर्ट ऑर्डर से सस्पेंड किया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिव्यू फाइल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को उस रिव्यू को जब वापस लिया अपने ऑर्डर को, तो 9 को जब हियरिंग हुई है तो उसके बाद ये है कि कल आपने देखा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो 22 दिसंबर 2023 का ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया है। अब उस ऑर्डर को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ही ऑप्शन था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ में आज उन्होंने फाइल की है अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
अब उसके अंदर जो ऑफिस ऑब्जेक्शन था वो एक माइनर किस्म का ऑब्जेक्शन होते हैं कि बाज दफा जो कॉपीज अगर पढ़ी नहीं जाती तो वो उसको कहते हैं कि आप इसको जरा एलिजिबल कॉपीज के अंदर ले आए। और चूंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 13 जनवरी 2024 की, कि जिसके अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को लिस्ट भी भिजवाई है, या जो इलेक्शन प्रोग्राम दिया उसके अंदर वो निशान जो है पार्टीज का वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो कैंडिडेट जो है वो अपने पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आएगा। तो ये 2 दिन इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है और उसी के अंदर ये फैसला आएगा। और मुझे लगता है यही है कि कल ही पाकिस्तान जो है वो दोनों पार्टीज को सुन लेगी, क्योंकि अगला जो सैटरडे है वो आपकी छुट्टी है और उसके बाद फिर संडे है। तो कल ही इस चीज का जो फैसला आ जाएगा और फैसले सिर्फ 2 पॉइंट्स पे आएगा। नंबर 1 ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे पीटीआई ने अपना सर्टिफिकेट फॉर्म 65 जो ठीक है, यानी कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कल की समाअत के बाद ऐसा लग रहा है कि फैसला आ जाएगा। देखना यह है कि फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है या नहीं, बल्ले का निशान वो लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। और ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि निशान उन्हें मिलेगा या नहीं, ये भी यकीनन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 13 तारीख जो है वो तब तक ये चीज़ें और मामला क्लियर करने। बहुत शुक्रिया माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। नाजरीन, इंतखाबात मुल्क में 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और उससे पहले कुछ अहम मराहिल हैं जिनसे गुजरना होता है। एक अहम मरहला है टिकटों की तकसीम का, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टीज़ जिन्होंने बहुत सोच विचार किया, स्पेशली अगर हम नून लीग की बात करें तो बड़ी उन्होंने मीटिंग्स भी की, बड़े इजलास हुए, उसके बाद उन्होंने टिकटों की तकसीम का आगाज़ किया है। लेकिन आगाज़ के साथ ही कुछ इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ गए हैं। कुछ को टिकटें मिली हैं, कुछ को नहीं मिली, किन को मिली हैं, किन को नहीं मिली, और जिन्हें नहीं मिली अब वो क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात ख़त्म नहीं हो रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला बहाल हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे खिलाफ आइन, खिलाफ कानून उन्होंने कहा है कि करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया, फिर खैर वो एतराज़ात ख़त्म करते हुए दोबारा ये दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी गई है। इस पर समाअत कब होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामलात को 13 जनवरी 2024 से पहले कंक्लूड भी होना है, अपने अंजाम को भी पहुंचना है। तो क्या कल के दिन इस मामले पर कोई समाअत हो सकती है? और इस सब में कहीं अहम सवाल ये कि क्या बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ मईशत की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एक अच्छा दिन देखा और दूसरी तरफ हम अपने अच्छे दिनों के इंतज़ार में एक बार फिर IMF के पास गए थे और उससे जो दूसरी किस्त है हमारी उसके इजरा का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आज के दिन उसकी मंजूरी का इम्कान है। अगर ये मंजूरी हो जाती है तो पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। तो आज के इजलास पर सबकी नज़रें हैं और वजारत ख़जाना ने इस सिलसिले में अपनी वर्किंग पूरी कर रखी है और जो अहदाफ हैं, ख़ास तौर पर FBR के जो नंबर्स थे वो बड़े हौसला अफजा थे। इसके अलावा दीगर फ्रंट्स पे भी कुछ अच्छी खबरें थी। तो लेट्स सी कि IMF के सामने हमारा मुकदमा कितना मजबूत है अगली किस्त के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और ये जो कर्ज है वो हमें मिल पाता है या नहीं। खैर उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी गहमा गहमी है वो अपने अरूज पे है, क्योंकि इंतखाबात से पहले आम तौर पे इसी तरह का जो रुझान है वो देखने को मिलता है। टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई नाराज़ नज़र आता है, कोई खुश नज़र आता है। मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो जैसे ही उन्होंने टिकटों का ऐलान किया, पंजाब के 9 डिवीज़न के मजमूई तौर पर 110 कौमी और 211 सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का, तो उसके बाद कुछ हमें उम्मीदवार खुश नज़र आए, कुछ नाराज़ नज़र आए। हतमी फहरिस्त नून लीग की जानिब से जारी कर दी गई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जो पार्टी टिकट वसूल करने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो पार्टी टिकट हासिल कर चुके हैं उन्हें तो रेलेवेंट कागजात दिए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेटर दिया जा रहा है, ताकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जमा करवाएं, RO के पास जमा करवाएं और उन्हें जो मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान शेर है वो अलॉट हो जाए। लेकिन इस प्रोसेस में जहां मुस्लिम लीग नून ने कई लोगों को राज़ी किया है, वहीं बहुत सारे लोग नाराज़ भी हुए हैं। टिकट न मिलने पर कई देरीना और साबिक़ अरकान नाराज़ हैं। लीगी क़यादत के करीबी साथी नासिर भट्ट की बात करें, नासिर भट्ट लंदन वाले, उन्हें रावलपिंडी से टिकट नहीं मिला, ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का, और वो नाखुश हैं। पार्टी क़यादत से नाला नासिर भट्ट ने अब कल लंदन वापसी का टिकट कटवा लिया है। दूसरी तरफ हैं इस्लामाबाद से साबिक़ डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी, उन्हें भी टिकट नहीं मिला, वो उम्मीदवार थे। तारिक फजल चौधरी के एक अजीज़ हैं चौधरी रिफत, वो भी टिकट लेने में नाकाम रहे।
इसके अलावा राजा वक़ार मुमताज़ भी नज़रअंदाज हुए हैं। सरगोदा की बात करें तो यहाँ पर साबिक़ MNA हामिद हमीद भी टिकट से महरूम हैं और पार्टी से नाराज़ जड़ावाला में तलाल चौधरी जो इस वक्त टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो देखते हैं उनके लिए क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि नवाब शेर वसीर का चैलेंज उन्हें दरपेश है। दूसरी तरफ दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल के इख्तलाफात जो हैं उसकी वजह से दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं दिया गया है और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। नारोवाल का हल्का NA 75 है और माफ़ी तलाफ़ी हुई तो थी, लेकिन इस सब के बावजूद दानियाल अजीज़ की जो पार्टी टिकट है वो उन्हें जारी नहीं हुई और एक और उम्मीदवार को ये टिकट दे दिया गया है और इस तरह से दानियाल अजीज़ अब यहाँ पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजमूई तौर पर मरकज़ी क़यादत ने 70% कौमी असम्बली के टिकट जो हैं वो साबिक़ अरकान को ही दिए हैं और बाकी जो 30% टिकट्स हैं उसमें कुछ वो लोग हैं जिनसे 9 अप्रैल 2022 की सूरत हाल के लिए वादे हुए थे, उनको दे दिए हैं और कुछ नए लोग हैं जो आए हैं, आ जाते हैं, उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। और 10 जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे उनमें से 9 को भी टिकट जारी कर दिया गया है। लाहौर में नून लीग का टिकट एक उम्मीदवार 2 हल्का NA 121 लाहौर में टिकट का फैसला लीगी क़यादत के लिए इम्तहान बन चुका है। सरदार अयाज सादिक और रुहेल असगर एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो लाहौर NA 121 में दोनों लीगी रहनुमाओं की इलेक्शन मुहिम जारी है। रुहेल असगर टिकट ना मिलने पर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का भी बोल चुके हैं। अयाज सादिक और रुहेल असगर की ज़िद पार्टी के लिए इम्तिहान बन चुकी है और यहाँ से अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि किसको इन दोनों में से टिकट मिलेगा, लेकिन रुहेल असगर ने कहा है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो फिर वो आज़ाद हैसियत से, जिस तरह से तलाल चौधरी ने भी कहा है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो भी यहाँ से आज़ाद हैसियत से तलाल चौधरी तो खैर मना लिए जाएंगे, वो शायद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दानियाल अजीज़ ऑलरेडी जा चुके हैं और अयाज सादिक के लिए एक बड़ा सिंपल सा कार्ड है कि आप उन्हें सेनेट के लिए जो है वो मना लें, तो मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, उन्हें एज हासिल है, वो दोबारा स्पीकर हो सकते हैं। वहाँ चेयरमैन सेनेट के लिए अगर अप्रूवल ना हुआ तो फिर वहाँ मसला हो जाता है ना। सादिक संजरानी साहब भी हैं। NA 121 की बात करें, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सादिक और रुहेल असगर साहब आमने सामने हैं। टिकट किसको मिलेगा तो पार्टी क़यादत का फैसला। लोग किसके साथ हैं, लोग किसके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट देखना चाहते हैं, किसके नाम के आगे शेर का निशान देखना चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं सुने। करने बड़े काम किए हैं इधर, वो हर दुख सुख में आता है इधर गलियों में, जहाँ भी कोई काम होता है फ़ौरन आता है, उसको रेलवे से को मिलना चाहिए टिकट। काम जेडे ज्यादा कराए ने वो ते बल्कि खुरम दे बाप ने भी करवाए ने, अगो ओदे बाप ने भी करवाए सन, लेकिन हुण तक भी करवान डे ने। रेल साहब बंदा चंगा है, भलामानस बंदा चंगा है, काम शाम करवाए ने उन्होंने। हाँ जी, साड़ी सोकने च काम बड़े कराए उन्होंने। मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकटों की तकसीम पर जो सीनियर क़यादत है वो एक बार फिर जाती उम्रा बैठ चुकी है और कायद नून लीग नवाज शरीफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ दीगर अहम रहनुमा भी एक इजलास में शरीक हैं। लीगी क़यादत आज पंजाब के दीगर डिवीज़न के अरकान के लिए भी टिकटों का ऐलान करेगी। गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी, साहिवाल और लाहौर के कुछ अजला में पार्टी टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जो 1-2 दिन हैं वो खासे इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो वाकई शेर के निशान पे, अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो शेर के निशान से वो इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। खैर NA 96 के रुख कर लेते हैं, जहाँ पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर आमने सामने हैं। दोनों लोगों को बुला तो लिया गया है मरकज़ी क़यादत की तरफ से, फ़िलहाल टिकट जारी नहीं हुआ है। दोनों रहनुमा जो हैं उनको बुलाया गया है जाती उमरा और कहा गया फ़ौरी पहुँचें। जैसे एक वक्त में कहा जाता था कि यहाँ पहुँचें, अब कहा जा रहा है जाती उमरा पहुँचें। तो अब इन दोनों के दरमियान इनको बिठा के बताया जाएगा कि आप उम्मीदवार हैं और मोस्ट प्रॉब्ली नवाब शेर वसीर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के, फिर तलाल चौधरी को समझाया जाएगा वो उम्मीदवार क्यों नहीं हैं। तो इस तरह से ये मामला सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तलाल चौधरी भी इंतज़ार में, वो ये बताते हैं कि NA 96 जड़ावाला से अभी तक किसी को टिकट दिया ही नहीं गया है और हल्के पर फैसला होना बाकी है। और पार्टी क़यादत ने, मरकज़ी क़यादत ने मुनासिब समझा कि तलाल चौधरी को बुलाकर, नवाब शेर वसीर को बुलाकर सामने बिठाकर बताया जाए कि आप उम्मीदवार हैं और आप उम्मीदवार नहीं हैं, ताकि जिसने जो नाराज़गी करनी है सामने करे और उसके बाद घर जाए। बिल्कुल ऐसे है, यानी एक को टिकट दिया जाए, एक को एतमाद में लिया जाए। अब देखना यह है कि एतमाद में ले लेते हैं या फिर वो नाराज़ होते हैं और कोई और फैसला करते हैं। खैर NA 96 जड़ावाला, जहाँ पे तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर में टिकट के लिए मुकाबला है। फैसलाबाद के शहरी इस हल्के से किस रहनुमा को देखना चाहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनिए। चौधरी है ना, उन्होंने पहले भी 5 साल गवर्नमेंट चलाई है। जो ये जड़ा वाले के सेंटर में रोड है ना, वो उनकी गवर्नमेंट में वो MNA थे, वो रोड ना बन सका। अभी देखें उन्होंने कोई काम भी इतने नहीं किए। जो दूसरे वाले हैं ना,
अगर उनको टिकट दे देंगे तो वो नए बंदे हैं, हो सकता है वो अच्छे काम कर जाएं। तलाश चौधरी को ये ना दे दें सीट, जो अच्छी बात है। ये चलो ये भी कुछ आके ये लोगों ने नवाब शेर तसीर वो आदमी अच्छे हैं, उन्होंने इलाके के काम करवाए हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों ही जो हैं वो ठीक हैं। इसमें जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है वो नवाब वसीर है, उसको दे देना चाहिए टिकट। खैर लोगों की राय है और पार्टी क़यादत का अपना फैसला होगा। टिकट्स के बंटवारे को लेकर अलबत्ता लीगी रहनुमा क़यादत से खफा हैं। दानियाल अजीज़ की हम बात करें, NA 75 से उम्मीदवार थे, इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई थी नून लीग को कि यहाँ से उन्हें टिकट जारी किया जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर महंगाई के ख़िलाफ़ बोलना जो है वो दानियाल अजीज़ को महंगा पड़ा है और टिकट उन्हें फिर नहीं मिला है। एक वजह यह भी है कि एहसन इकबाल जो हैं, जिनका ताल्लुक़ खुद नारोवाल से है, वो इख्तलाफात की बुनियाद पर दानियाल अजीज़ को टिकट देने के हामी नहीं थे और दानियाल अजीज़ के इख्तलाफात हैं एहसन इकबाल से, वो उन्हें ले डूबे हैं। जो माफ़ी तलाफ़ी हुई थी वो भी किसी काम नहीं आई है और नून लीग ने फिर नारोवाल से NA 75 से चौधरी अनवारुल हक को ये टिकट जारी कर दिया है और दानियाल अजीज़ टिकट ना मिलने पर खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने पार्टी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है अलम बगावत बुलंद किया और कहा है कि NA 75 से वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इस तरह से साबिक़ वफाकी वज़ीर, वो साबिक़ वफाकी वज़ीर जिन्होंने नाअहली भी भुगती है और मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लड़ते हुए वो अपनी क़यादत से कुछ गिला करने पर पार्टी टिकट से हाथ धो बैठे हैं और आज़ाद हैं, अब आज़ाद हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि एक अनजान आदमी को टिकट थमा दिया गया है मेरे मुकाबले में, तो ये तो पावर पॉलिटिक्स है। नवाज लीग की अहलिया भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, महंगाई के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे, उनकी जानिब से ये कहा गया है। तो दानियाल अजीज़ अब NA 75 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। NA 75 के मकीन मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े हैं। वो कहते हैं कि दानियाल अजीज़ नून लीग के पुराने कारकुन हैं, इनको ही टिकट मिलना चाहिए था। पार्टी और हल्के के लिए उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए हैं। अवाम क्या कह रही है इस हल्के की, वो सुनिए। जो मजबूत उम्मीदवार अजीज़ साहब हैं, दानियाल अजीज़ साहब ही हमारे हल्के से जीतेंगे इंशाल्लाह। दानियाल अजीज़ ने क्या काम किया है 10 सालों में? कोई यूनिवर्सिटी, असर इकबाल ने अपने हल्के में यूनिवर्सिटी, हर चीज़, बड़े हॉस्पिटल बनाए। वोट हम सिर्फ उसको देंगे जिसको टिकट मियां नवाज शरीफ देंगे, वोट सिर्फ शेर का। दानियाल को वोट देंगे इंशाल्लाह, दानियाल के साथ है शकरगढ़ की अवाम। तो ये कुछ सूरत हाल है शकरगढ़ की और दानियाल अजीज़ को लेकर मामलात कंक्लूड हो गए, जबकि मुल्तान के 2 हल्के हैं कौमी असम्बली के, जहाँ पर अभी तक लीगी क़यादत ने टिकट का फ़ैसला नहीं किया। ये हल्के हैं NA 149 और 150, 149, 150 कौमी असम्बली के हल्के, और मुस्लिम लीग नून ने टिकट यहाँ पर रोक लिए हैं। मसला ये है कि NA 149 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। जहांगीर खान तरीन खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ मुस्लिम लीग नून ने इशारे के नायों में ये कहा था कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हो गई तो जहांगीर खान तरीन फिर यहाँ उम्मीदवार होंगे और नून लीग उन्हें सपोर्ट करेगी। जबकि NA 150 की सूरत हाल दिलचस्प इसलिए है कि 4 बड़े तगड़े उम्मीदवार पार्टी टिकट के लिए सामने आ गए हैं। NA 150 से जावेद अख्तर अंसारी हैं, राना महमूदुल हसन हैं, वहीद आराई हैं, आमिर सईद हैं और ये चारों इन्फ्लुएंस रखते हैं इलाके में, चारों के सर्वेज भी अच्छे आए। अब इन 4 में से कुर्रा किसके नाम का निकलता है, इसको लेकर नून लीग के जो करता धरता हैं वो परेशान हैं और लीगी क़यादत को NA 150 से PTI उम्मीदवार फ़ाइनल होने का भी इंतज़ार है। ख़बरें ये हैं कि जब वो अपना उम्मीदवार फ़ाइनल कर लेंगे तो यहाँ से ये भी उसके मद्दे मुकाबिल अपना खिलाड़ी उतारेंगे। अब क्योंकि 2 कौमी असम्बली के हल्के मुतासिर हैं, इसी वजह से फिर सूबाई असम्बली के 4 हल्के मुतासिर हैं। इसमें 213, 16, 217 और 224 हैं, क्योंकि जब कौमी असम्बली पे फ़ाइनल होगा तो सेम ग्रुप को फिर नीचे भी आपने मौका देना है ताकि फिर वर्किंग एक जैसी हो और दोनों ही तरफ से आपको कामयाबी मिले। ये मुल्तान की सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे मुल्तान के 2 हल्कों से टिकट रोके जाने पर शहरियों ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और शहरियों का ये कहना है कि नून लीग को मुल्तान शहर की तमाम सीटों से टिकटों का ऐलान करना चाहिए था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले नून लीग को और नून लीग वाले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बुरा भला कहते थे। अब सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। एडजस्टमेंट अगर बना सकती है नून लीग की क़यादत तो उन्हें बना लेनी चाहिए। इसके अलावा अब 2 सीट्स की उन्होंने जाहिर सी बात है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं की, तो हो सकता है कि उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटीज़ या और अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हों। शेख तारिक रशीद जो है मुल्तान से पुराने, उन्हें साइड पे कर दिया गया। अभी यही जहांगीर तरीन और यही नून लीग एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। पाकिस्तान में कौन सी तरक्याती काम हो रहा है, आवाम की सहूलत के लिए कौन सा किया जा रहा है? कुछ भी नहीं किया जा रहा। ये कर देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इलेक्शन होगी, कोई ना कोई जो भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान को तो संवारेगी ना।
तो मुल्तान के ये मामलात हैं। कौमी असम्बली के 2 हल्के, सूबाई असम्बली के 4 हल्के। जमशेद रिजवानी साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं, मामलात को सुनते समझते हैं। रिजवानी साहब, यकीनी तौर पर मामला बड़ा अजीब व गरीब है। लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ कैसी सीट एडजस्टमेंट, शुगर माफिया इनको कहते थे और दीगर मामलात थे, और फिर अब उनके हिस्से में अपने वोट डाल देंगे। एक हल्का वो है, दूसरी तरफ 4 उम्मीदवारों का चैलेंज है। एक ही हल्के में 4 टिकट होल्डर होना चाहते हैं लोग। तो सूरत हाल है क्या? और मुल्तान शहर की अगर हम बात करें, चलिए फिर मैं अगला सवाल आपकी तरफ लाऊंगा। पहले ज़रा इन 4 उम्मीदवारों और वो जहांगीर तरीन के साथ सीट एडजस्टमेंट पे आप ज़रा बताएं, लेटेस्ट क्या है? इसको अगर मुल्तान की सीट का आपने देखना है हल्का NA 149, तो उससे पहले आप लोधरा की जो टिकट्स हैं उसके अनाउंसमेंट भी ज़रूर देखें। और वहाँ पे शहीद कांजू ग्रुप, जिसको अब्दुर्रहमान कांजू लीड करते हैं, उनको टिकट मिला है और उसके साथ सदीक बलोच साहब को टिकट अनाउंस कर दिया गया। तो लोधरा में जब जहांगीर तरीन साहब का चांस इस अनाउंसमेंट के बाद ख़त्म हो गया कि वहाँ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, हालांकि उनका पहला जोर और घर का हल्का जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है वो सारी उनकी असल हल्का तो उनका तरीन साहब का लोधरा है, लेकिन वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज ने अब्दुर्रहमान कांजू साहब और सदीक बलोच साहब के दबाव की वजह से जहांगीर तरीन साहब को वहाँ टिकट नहीं दिया। और उसके बाद अब मुल्तान का हल्का 149 ऐसा है जहाँ पे उन्हें की सीट एडजस्टमेंट लगता ये है कि बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि यहाँ पे तरीन साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट मुल्तान शहर की इस नशिस्त पे होने जा रही है। और यहाँ से जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार थे शेख तारिक रशीद, उन्हें शायद MPA उनके बेटे को, या उन्हें शायद MPA या फिर बल्दियाती इंतखाबात, खासतौर पर मेयर वो पहले भी रह चुके हैं, या सेनेटर की भी उनको ऑफर की गई है, तो शायद उसमें से उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ बज़ाहिर ये लग रहा है कि तरीन साहब के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है वो इस सीट पे होना है। तो सो अनाउंसमेंट होना बाकी है। और मेरा ख्याल है कि तरीन साहब इस दफ़ा मुल्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं नून के साथ सीट एडजस्टमेंट की सूरत में। वहाँ भी लड़ रहे होंगे लोधरा में, लेकिन वहाँ सीट एडजस्टमेंट नहीं है, वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया है मुस्लिम लीग नवाज ने। तो 149 की तो सूरत हाल ये। यहाँ एक हैरान कुन बात है, अभी तरीन साहब की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन यहाँ का जो सूबाई एक हल्का है उसमें अनाउंसमेंट कर दी गई है 215 में शायद महमूद खान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार होंगे। तो इसका मतलब ये है कि नीचे जो MP हैं उनमें से भी एक MPA को टिकट मुस्लिम लीग नवाज ने दे दिया, तो दूसरा MPA शायद तरीन साहब की कंसेंट से शायद फाइनल किया जाएगा और मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज का ही उम्मीदवार फाइनल हो पाएगा। तो हल्का NA 150 की आप बात करें, वहाँ 4 बड़े उम्मीदवार जो इस वक्त सेनेटर हैं, राना महमूद हसन वो भी हैं, और वहीद अनानी साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, वो भी इस हल्के से उम्मीदवार हैं। महमूद शाह कुरैशी साहब का जो मुकाबला इस दफ़ा आमिर सईद अंसारी साहब ने किया था, वो भी उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम लीग नवाज के को इस दफ़ा जो ज्वाइन किया PTI के जावेद अंसारी साहब, तो इस हल्के में अंसारी बरादरी का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। तो उसके लिए जावेद अंसारी साहब या आमिर सईद अंसारी साहब को अगर अलायंस हो जाता है तो मुस्लिम लीग नवाज की प्रेफरेंस ये होगी कि उनमें से किसी एक को टिकट दे दिया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। और अगर राना महमूद हसन साहब को टिकट नहीं मिलता तो राना महमूद हसन साहब इस हल्के में भी असर रखते हैं और शुजाबाद के हल्का NA 152 मुल्तान का जो है उसमें भी असर रखते हैं। तो ये वोट बैंक मुस्लिम लीग नवाज को इन दोनों हल्कों में मुतासिर कर सकता है। जी ठीक है, अब ज़रा ये तो आप कह लें ना विद इन पार्टी जो पॉलिटिक्स हैं उसके मामलों को हमने देख लिया। जहांगीर खान तरीन क्या पता जनूबी पंजाब के सेंटर पॉइंट मुल्तान से बैठ के अब मामलों को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं और जनूबी पंजाब के लिए जो उनका विजन है वो मुल्तान से सेल आउट करने की कोशिश करें। ये वजह है कि उन्होंने लोधरा में कहा था कि मुझे कंपटीशन दे और मुल्तान में एडजस्टमेंट कर लें। बुनियादी तौर पर मुल्तान के अगर हम नक्शे को देखें, मुल्तान के मामलों को देखें, तो जब मुल्तान शहर से एक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँचा तो इस शहर का नक्शा हुलिया बदला और बहुत बदला, बहुत फ़र्क पड़ा। उसके बाद इस शहर को एक मेट्रो बस के अलावा और कुछ मिल सका है। और फिर जब वज़ीर ख़ारिजा यहाँ से थे अभी आखिरी दौर में 18 से ऑनवर्ड, तो भी इस शहर में कोई काम नहीं हो सका। तो मजमूई तौर पे अगर तासुर लिया जाए मुल्तान शहर की डेवलपमेंट में तो एक हम ये कह सकते हैं कि इसमें पीपल्स पार्टी का ज़्यादा रोल है नून लीग की निस्बत। तो गिलानी साहब की क्या पोजीशन है, वो इन उम्मीदवारों के फाइनल होने से कितना डिस्टर्ब होते हैं या उनके ख़ानदान की मजमूई तौर पर? कह रहे हैं कि यहाँ पे काम शहर में जिस मुंतखब नुमाइंदे ने किया है या पॉलिटिशियन ने किया, तो मुल्तान शहर में तो सबसे ज़्यादा काम नो डाउट के यूसुफ अजहर गिलानी साहब ने किया है। और साउथ पंजाब में भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मैं अब गिनवा नहीं सकता क्योंकि वक्त नहीं होगा, लेकिन आप जो बात करेंगे कि क्योंकि 2008 के बाद यूँ समझ लें कि ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें गिलानी साहब खुद 2018 में भी वो लड़े थे, शुजाबाद से शिकस्त हुई थी, लेकिन अपने पुराने हल्के में इस दफ़ा वापस आए हैं NA 148 से। तो गिलानी साहब का अब इस दफ़ा जो मुकाबला है उनके साथ जो 2008 में MP होते थे जब वो वज़ीर आज़म थे,
अहमद हुसैन रेहड़ अब वो मुस्लिम नवाज की टिकट पर इलेक्शन लड़े उनके साथ है। लगता यह है कि जो सिकंदर बोसन साहब जो इस वक्त इंतहाई लेटेस्ट और बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। गुज़िश्ता रोज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद आज के दिन ये एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इसकी टाइमिंग इंतहाई अहम इसलिए है कि कल के रोज़ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और आज के दिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनसे मुताल्लिक़ जो तहकीक़ात है उसको आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया और फिर इसी लाइन में दूसरे जो जज शामिल हुए हैं इस्तीफ़ा देने में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का नंबर है, तो ये थर्ड इन लाइन है और जस्टिस तारिक मसूद चीफ जस्टिस बने बगैर रिटायर होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद जिस शख्स ने इस ओहदे को संभालना था वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जज यानी आइंदा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इंतहाई अहम नौयत का मामला, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आना यकीनन बहुत से सवालात के जवाब देता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इन सारे मामलात को जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में बनने वाले बेंचेस में इन दोनों जजेस की मौजूदगी, इनसे मुताल्लिक उठने वाले सवालात, तनाज़ात ने इनका मुसलसल घेरा रखा और अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद बिल आखिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। जस्टिस एजाजुल एहसन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस खबर की कंफर्मेशन आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कल के रोज़ मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, आज जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कहिएगा क्या मामलात हैं, क्या खबरें आ रही हैं? कन्फर्म है ये बात कि एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफ़ा दे दिया? बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये बात कंफर्म है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो है सदर मुमलकत आरिफ अलवी को रवाना कर दिया है। और उनके इस्तीफे के हवाले से हम ये बताएं कि इससे पहले उन्होंने 2 रोज कबल एक खत लिखा था और उन्होंने एक नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे उनका इजहार किया था। ये कंट्रोवर्सी जो है काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, जिसका जो है ड्रॉप सीन अभी हो रहा है। गुज़िश्ता रोज जो है वो जस्टिस नकवी ने इस्तीफा दिया था और आज जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन जो है मुस्तफ़ी हो गए हैं। ये इस वक्त सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और इन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफा जो है वो सदर पाकिस्तान को रवाना कर दिया है। और अब जो उनके इस्तीफे के बाद की सूरत हाल है उसमें जो पूरी प्रायोरिटी लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो भी चेंज हो जाएगी और उनकी जगह पे जो जस्टिस एजाजुल एहसन है उनकी जगह पे जो दीगर जजेस हैं वो अब सीनियर हो जाएंगे। और अब जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ ऐसे मामला थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनके ऊपर उनकी इख्तलाफात जो थे वो चल रहे थे, उन्होंने इस बाबत इससे पहले जो फैसले दिए काफी वो भी कंट्रोवर्शियल जो थे। 1960 में जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मरी में पैदा हुए थे और 1975 में इन्होंने ग्रेजुएट किया और उसके बाद ये लॉ यूनिवर्सिटी, पंजाब लॉ यूनिवर्सिटी में भी जो है वो रहे और अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले वो पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में जज रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने जितना वक्त गुजारा है और उस वक्त को लेके हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके ये बहुत करीबी साथी थे। उनके साथ मिलके तमाम के तमाम बेंचेस जितने भी उस वक्त बनते थे तो यही उनके साथ होते थे और उम्मी तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बनने वाले बेंच में 2 लोग जो 2 जजेस थे वो मौजूद होते थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मौजूद होते थे और उनके साथ जो है जस्टिस नजफी जो है वो मौजूद होते थे। अब दोनों
जजेस जो है जस्टिस नकवी को भी, और उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और जस्टिस जावेद हसन जो है इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो एक कंट्रोवर्शियल फैसले जो गुज़िश्ता दौरे में हुए थे और जिनकी बिना पे काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चीजें चल रही थी, काफी अरसे से ये चीजें देखने में आ रही थी, तो अब ये तमाम के तमाम मामला जो है वो हल होते हुए नजर आते हैं। और 2 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जाने जाते थे कि वो गुज़िश्ता जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथी भी थे और उनके जो बहुत सारे मामला थे उनको भी वो साथ देख रहे होते थे। अभी जस्टिस सरदार तारक मसूद जो है ये इनसे सीनियर जज हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट जो है वो होनी थी, और उसके बाद जस्टिस जावेद हसन जो है इन्होंने चीफ जस्टिस जो है वो बनना था अक्टूबर में। उनके बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं जो सीनियरिटी है, अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इनकी जगह पे सीनियरिटी में आ जाएंगे। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर है, अब एक ये जज जो है अभी रहते हैं जो कि इस पूरी रजीम में जिसको जस्टिस साकिब निसार की रजीम कहा जाता है, उसमें ये तमाम आपकी तरफ दोबारा आ रहे हैं मामलात, कंट्रोवर्सी, सवालात और जो तहकीकात और दीगर चीज़ें चल रही हैं उस पर भी इन डेप्थ आपसे बात करते हैं। वो नाज़रीन जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको इंतहाई अहम खबर से आप अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मई 2011 में लाहौर हाई कोर्ट में इनका इंडक्शन हुआ, बेंच के मेंबर बने, कंफर्म जज हुए और इस तरह से इनके सफ़र का आगाज़ हुआ। नवंबर 2015 में जस्टिस एजाजुल एहसन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए और फिर जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने और इनका सफ़र जनवरी 2024 में अपने अख्तिताम को पहुंचा। ऐन उस साल कि जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की हैसियत से अक्टूबर में ओहदा संभालना था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं। और इस तरह से इस बीच जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। सरदार तारिक मसूद साहब क्योंकि अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर चुके होंगे, जब जस्टिस काजी फाइजी शाही चीफ जस्टिस होंगे तो फिर अगला चीफ जस्टिस नेचुरली जस्टिस एजाजुल एहसन का नंबर था, उनका नाम था। लेकिन इससे बहुत पहले जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मामलात क्या रहे हैं इन सबको हम डिस्कस करें। गुलाम मुर्तज़ा ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, एक मामला सेटल होता हुआ नज़र आ रहा था, जो शिकायत थी, शिकवे थे बेंचेस से, सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील हो, कंट्रोवर्शियल फैसले हो, ये सारी चीज़ें उस वक्त सेटल हुई जब जस्टिस काजी फाइजी साहब आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए वो कमेटी में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस खुद मामलात को देखकर बेंचेस बना रहे थे। एक वर्किंग रिलेशन हमें नजर आया, आप ही हमें ये खबरें देते थे सब अच्छा है। ये अचानक क्या हो गया? कल एक इस्तीफा, आज दूसरा इस्तीफा। गुलाम मुर्तज़ा, ये इस तरह से इस्तीफे जो आ रहे हैं, बुनियादी तौर पे अब आज की जो प्रोसीडिंग थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसकी बुनियाद के ऊपर ये इस्तीफा जो है वो आया है। क्योंकि इससे आज का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था उसमें एक चीज का फैसला आज किया गया कि आल्दो जो है जस्टिस उन्होंने इस्तीफा गुज़िश्ता रोज दे दिया है, लेकिन इस हवाले से ये फैसला किया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी। अब ये वाली जो सूरत हाल थी, क्योंकि आर्टिकल 209 के तहत हम ये देखते रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल जो थी वो गुलाम साहब की तरफ भी आ रहे हैं। हमें डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब ने भी ज्वाइन किया। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर ये मामलात की निशानदेही आपकी तरफ से भी हो रही थी जब जस्टिस बंदियाल साहब जा रहे थे, कायद साहब आ रहे थे कि आइंदा आने दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो आपकी खबर भी दुरुस्त साबित हुई और मामलात यहाँ तक पहुँच भी गए इतनी जल्दी। जी, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक मैंने 9 सितंबर को एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने खदशात का ज़ाहिर किया, इम्कानात का इजहार किया था कि जस्टिस बंदियाल के जाते ही जस्टिस एजाजुल हसन जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारा मवाद जो है कुछ लोगों के पास मौजूद था। और मेरी अपनी कंफर्म इतला थी कि उनके ये अब आने वाले दिनों में जस्टिस एजाजुल हसन के ख़िलाफ़ भी जो है करप्शन के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आने वाले थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जस्टिस मज़ाहिर की उस पर बनी वो ये थी कि एक तो उन्होंने उस जुडिशल कमीशन का इजलास का बाइकाट कर दिया था
क्योंकि हमने माजी में देखा है कि इससे पहले करप्शन पे जो जिनके खिलाफ जुडिशल कमीशन में कार्रवाई चल रही थी उसमें वो जजेस जो हैं वो इससे पहले 3 जजेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन के जो रेफरेंस थे उनकी बुनियाद पर उसकी कार्रवाई मुकम्मल होने से पहले मुस्ताफ़ी हो चुके थे। लेकिन कल जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा दिया उसके बाद आज जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई थी उसमें ये फैसला हुआ कि उनके खिलाफ जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो 10 लोगों की शिकायत हैं, उसको मामले को आगे बढ़ाया जाए। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें ये बात बिल्कुल जो है वो इससे पहले माजी में हमने नहीं देखी थी। इससे पहले जो जिन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस थे या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के ऊपर, उन्होंने जो है अपने उनकी जो मराहत उनको रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं वो उनको उसी तरह मिलती नहीं थी। लेकिन इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मौजूद जजेस बैठे हुए हैं उनको इदारे की साख का जो है वो बड़ा ख्याल है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे उनका हमेशा से हमने उनके मुख्तलिफ मौक़ों पर जो उनके रिमार्क्स देखे हैं उनके तो हम ये इस चीज़ की कभी इम्कान था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े के बावजूद उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हो सकता था। तो पहले मरले में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी थी। उसके बाद मेरी अपनी ज़ाती ये इतला थी कि इसके बाद कुछ और जजेस के खिलाफ जो है वो चूंकि अभी तक मामला कुछ मंजर आम पे नहीं आए थे। इससे पहले जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ जुडिशल कमीशन में कुछ शिकायत आई थी, लेकिन पिछले इजलास के अंदर उनको ख़त्म कर दिया गया था जो है शिकायत को। लेकिन आने वाले दिनों में इम्कान था कि इनके खिलाफ भी कुछ मजीद शिकायत कुछ हल्कों के पास मौजूद थी जो मंजर आम पर आ सकती थी। लेकिन अभी जो बुनियाद जस्टिस इजाजुल हसन ने बनाई है वो मुज़ाहिर नकवी की इस्तीफ़े की बुनियाद पर जो है वो की है। मेरी अपनी ज़ाती इतला के मुताबिक मुस्तकबिल में भी कुछ जजेस के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसमें एक दरख्वास्त और जो सीनियरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जो उनकी पड़ी भी है सुप्रीम मुख्तलिफ बार्स के हवाले से जो सीनियरिटी का जो क्राइटेरिया है उस पर कुछ जजेस पूरे नहीं रखते। तो अब देखना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस दरख्वास्त को अगर उसने टेकअप किया तो मुस्तकबिल में भी शायद कुछ जजेस के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है जिनको जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो तैनात किया गया था। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो दो बड़े वाज़ेह धड़े थे उसमें 2 जजेस जो है जस्टिस इजाजुल हसन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके हम ख्याल जो जजेस हैं उनकी जो अब अक्सरियत हो गई है। तो अब देखते हैं कि मामलात जैसे जैसे एक तरफ इलेक्शन के लिए 8 फरवरी जैसे जैसे नजदीक आता है पूरी टाइमलाइन आप ड्रॉ करें और यकीनी तौर पर हर एक दिन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये बैक टू बैक इस्तीफे आ जाने से आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया माइंडसेट या धड़ा। अगर उस धड़े को हम सोचें या समझें कि अभी उस माइंडसेट के लोग जिसको आप माइंडसेट कह रहे हैं और बहुत सारे लोग माइंडसेट कहते हैं और कई जगहों पे ये इसको साबित भी किया गया, अगर वो माइंडसेट मौजूद है तो वो लोग भी कितने कॉर्नर हो गए इस सारे उससे कि बैक टू बैक 2 इस्तीफ़े। और अगेन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के इस्तीफ़े से ये चीज़ नहीं इस्टेब्लिश हुई कि पेंशन जाती रहेगी, मराहत चलती रहेंगी, उसको भी स्टॉप लगाने की कोशिश हो रही है। तो जस्टिस इजाजुल हसन का ये जो मूव है ये अगेन खाया पिया कुछ नहीं गिलास थोड़ा 12 आने वाला ही हो सकता है, इसको कहा जा सकता है। बसत एहतराम जस्टिस रिटायर्ड इजाजुल हसन साहब। देखिए मेरी अपनी ज़ाती इतला के मुताबिक अभी चूंकि मंजर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं थी लेकिन पस मंजर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से जो आने वाले दिनों में जस्टिस इजाजुल हसन ने कुछ चीज़ों को भांपते हुए वक्त से पहले जो है मुस्ताफ़ी होने को फोकियत दी क्योंकि सूरत हाल डे बाई डे जिस तरह से मामला चल रहे हैं वो कुछ उनके लिए इतनी हौसला अफजा नहीं होनी थी। अभी तो गो के उन्होंने इसी साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हलफ लेना था, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती इतलात के मुताबिक ये उससे पहले बहुत कुछ हो सकता था। तो अभी जो गो के बुनियाद इस वक्त जस्टिस मुज़ाहिर नकवी है लेकिन ये मामला अभी रुकेगा नहीं, इसमें मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में स्टैब्लिश होंगी और मज़ीद चीज़ें जो है आगे चलेंगी। तो हो सकता है कुछ और जजेस के लिए भी
जो है मुस्तकबिल में मुश्किलात का इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन ये अब देखना है कि आप प्रेशर को कितना बर्दाश्त करते हैं। हमने माजी में देखा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ पूरी स्टैब्लिशमेंट थी, पूरी हुकूमत थी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया गया, लेकिन वो डटे रहे, उन्होंने मुकाबला किया उस सारी सूरत हाल का। इस वक्त सूरत हाल अचानक से बदल चुकी है। मुस्तकबिल का मंजरनामा जो हमें पॉलिटिकल मंजरनामा भी है, जो बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो हम क्या सराई कर सकते हैं, इस वक्त टोटली सूरत हाल जो है वो बदल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आइन, कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती रखने वाले जजेस की जो है वो अक्सरियत है, और हमने अभी जो मुस्तकबिल करीब में माजी करीब में जो फैसले देखे हैं उसमें हमें उसकी झलक नजर आई है। अब जो बेंच इस वक्त बनते हैं उसमें आप कबल अज वक्त क्या सराई नहीं कर सकते कि वो क्या किस किस्म का फैसला वो जजेस जो हजरात जो है वो दे सकते हैं, लेकिन हमने ये इस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस किस्म का मामला आएगा वो आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, सूरत हाल जो है वो जैसे जैसे हीटअप होती जा रही है, एक तरफ सियासी तो मैदान में भी और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट और जो रियासत का तीसरा सतून है अदलिया, उसमें भी चीज़ें जो है ना वो क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। अब आप आगे देखते हैं कि किस तरह मामला चलते हैं। अच्छा, इसमें आदिल साहब यकीनी तौर पर अगेन बहुत एहतराम के साथ और बड़े आप कह लीजिए कि हसास नोयत के मामले को हम डिस्कस भी कर रहे हैं क्योंकि मौजूद अदलिया के जज साहिबान हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 2 दिनों में इतने चीज़ें हो चुकी हैं कि उनके डिस्कशन में आना ज़रूरी भी है। इसको हम इस तरह से देखें कि इश्तर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इश्तर औसाफ साहब को पहले हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इश्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर बैक टू बैक 2 इस्तीफे आ जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमें तो लग रहा था कि सब अच्छा है, सेटल्ड है, कंट्रोल्ड है। ये मामला किस तरफ इशारा कर रहे हैं सर, और हम जा किस तरफ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ्रंट पे इन पर्टिकुलर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एक तासुर था डिवाइड होने का, डिवीजन का, वो तासुर जो है वो सिर्फ तासुर ही नहीं रहा, वो एक यकीनी अमर बन गया है। मैं मुजाहिद नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एजाजुल एहसन साहब की। इनका जो इस्तीफ़ा है, ये इस्तीफ़ा जो है ये मेरे लिए तो अचंभा है, और मेरे नज़दीक वो एक बहुत ही काबिल जज थे। ये अलग बात है कि उन्होंने बहुत सारे मुतनाज़ा फैसले भी किए, लेकिन वो अपनी जगह पे बात है। ये चीफ जस्टिस भी बनने वाले थे, तो ये जो डिवाइड है कोर्ट में, ये कोर्ट के लिए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इख्तलाफ का होना बहुत अच्छी बात होती है, और जब इज्तिमाई और ये विज़डम की बातें हों तो उसके अंदर जाहिर है डिसेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि मामलात को निथरने में, समझने में, बेहतर बनाने में एक अच्छा किरदार होता है उसका, डिसेंट का। लेकिन रेजिग्नेशंस और इस तरीके से करना वो शायद इदारे के लिए बिल्कुल भी नेक फाल नहीं है, यकीनी तौर पर। अच्छा साहब, इसमें ख़ास तौर पे ये वो जज साहिबान हैं कि जिनसे हम इंसाफ के मुतमन्नी होते हैं, इनकी तरफ देखते हैं, किसी शिकायत का आना या इल्ज़ाम का लग जाना और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में किसी का ख़ुद को ओहदे से अलग करना, इसलिए नहीं कि उस पर कोई इल्ज़ाम है, बल्कि पहले वो उस पर पूरा उसका डिफेंस पेश करता है, राइट लेफ्ट के तर्जर तमाम शिकायत भी लेकर आता है। ये कितना वरीसम है मेरे लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, कि ये भी एक चेहरा है या ये भी एक सिरा है इस कहानी का? जी, ये एक वरीसम फिनोमेना है कि अभी आपने देखा जो जिन जज साहब ने पहले इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी, और उस कार्रवाई का उन्होंने भरपूर तरीके से अपने आप को डिफेंड भी किया। उनके पास चोटी के वकला थे जो उनके हाथ खड़े थे, उसके बावजूद उनका इस्तीफा जो है वो मेरे लिए अचंभे का बायस ही था, बिकॉज उनका केस जो था वो आई एम श्योर इतनी अच्छी लीगल टीम के बाद वो डिफेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा जो है
उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको क्या कोई नोटिस दे दिया या कुछ भी नहीं था। लेकिन जो कोर्ट की या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो वर्किंग है उस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे और शायद उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार में उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी प्लीज सर, आई एम लिसनिंग, कंटिन्यू प्लीज। जो है कोर्ट की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि लोग एपिक्स कोर्ट की तरफ देखते हैं, एपिक्स कोर्ट ही से सब चीजें, और ये 17 लोग जो हैं अगर ये भी आपस में सही तरीके से एक दूसरे को इंसाफ ना दे सके तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है अरशद साहब, यकीनी तौर पर मैं एज अ लेमैन आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आई वांट यू टू प्लीज़ एजुकेट अस ऑन दिस। इसमें बार बार एक तासुर ये पाया गया कि ख़ास माइंडसेट के जजेस, ख़ास माइंडसेट के लोग और इस तरह के मुख्तलिफ अलक़ाबात और मामलात से जजेस को मुखातिब भी किया गया और फिर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज़। क्या हम ये समझें कि कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो अपने यहाँ मौजूद जो लूप होल्स हैं उनको कॉर्नर करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो गलतियाँ माजी में हुई वो मुस्तकबिल में ना हो और जो मैनिपुलेशन पॉइंट्स हैं उनको फॉर वंस बंद कर दिया जाए, और ये क्या पॉसिबल भी है? देखिए, इसीलिए तो ये सब चीज़ों को मलूज़ी खातिर रखते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बनाया गया और उसके ऊपर भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शो की गई और इतना ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर शायद अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक हमला है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ ना तो ईगो का इशू होना चाहिए, ना ये कोई ऐसा इशू है जिससे किसी की आज़ादी सलब होती है, बल्कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि न सिर्फ ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को ज़्यादा अच्छे स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर जो है इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, स्ट्रक्चर्ड चीज़ें हों ताकि जो है आपस में डिसेंट अपनी जगह पे है, आपका इख्तिलाफ राय होना अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा इख्तिलाफात जो हैं वो नहीं होने चाहिए और वो एक बिल्कुल भी जो आपका असूल इंसाफ का एक तसव्वुर या असूल इंसाफ का एक आप का जो आपको ख्वाहिश होती है, आपकी अवाम की ख्वाहिश है, उसको लाजमी तौर पर धचका लगता है नहीं ऐसी बातों से। यकीनी तौर पर। अच्छा, इसमें अरशद साहब आगे का आप क्या मंजरनामा हम डेफिनेटली देख रहे हैं, क्या ये सिलसिला फर्दर आप समझते हैं एडवांस होगा या ये बस ये दो थे? क्योंकि अगर हम उस माइंडसेट के आर्गूमेंट को बाय कर लें तो बहुत सारे और लोगों पर, सिटिंग जजेस पर ये इल्ज़ाम या एतराज़ लगता रहा है मुख्तलिफ हलकों से, तो क्या वो भी अब इस लूप में शामिल हो जाएंगे या डू यू थिंक कि बस ये दो की हद तक था और अब ये केटर हो जाएगा आगे? आई होप नॉट, आई होप कि बेहतरी आए, आई होप कि ये मामला संभल जाए। मुझे यकीन है और मैं दुआगो हूँ और मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इस इदारे से 3 ईयर्स से मुंसलिक हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन चीज़ों को बर्बाद करते हुए, क्योंकि हम अपने साइल को या अपने क्लाइंट को या जो हमारे पास आते हैं दादरसी के लिए, उनको क्या बताएं कि हम उनके काम को जो प्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से कोर्ट की उसकी पजीराई करेगा, जब उनके आपस में इतने इख्तिलाफात हों कि वो कानून के ऊपर नहीं झगड़े, कानून की इंटरप्रिटेशन ना करें, बल्कि अपनी ज़ातियात को इसके अंदर शामिल कर लें, तो वो एक बहुत ही दुख की बात है यकीनी तौर पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है अरशद साहब, देन आई विल बी सेइंग थैंक यू टू यू, लेकिन एक आखिरी सवाल है सर, अगर आप इसका जवाब देना मुनासिब समझें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ हम अपने तमाम ही आइनी तशरीहात के लिए दीगर बड़े कौमी नोयत के मामलात की तरफ देखते हैं, वहाँ बैठे हुए तमाम ही जजेस हमारे लिए बड़े मोतबर मौज़िज़ हैं। कुछ जजेस का इन इल्ज़ामात के आने पर या इल्ज़ामात आने से पहले अपने आप को अलग कर लेना, इसलिए नहीं कि इल्ज़ाम आ रहा है बल्कि ज़ाती मामलात पर, ये इनके अपने करेज और स्ट्रेंथ को शो करता है, और दूसरा जहाँ ये एक तरफ अपने आप को अलग कर रहे हैं, बाकी जजेस पर ये ना चाहते हुए इनडायरेक्टली एक बायस का स्टैम्प भी देकर जा रहे हैं। दे आर द न्यू पंचिंग बैग्स फॉर द पीपल जो इनको इस्तेमाल करना चाहें। देखिए, हम लोग ने एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने किसी इदारे को बशमूल फौज
बशमूल जुडिशरी पंचिंग बैग ही बना दिया है। हम लोगों ने शाइस्तगी का, हम लोगों ने एविडेंस का, हम लोगों ने मुनासिब जो है अल्फाज का चुनाव छोड़ दिया हुआ है। जहाँ पे बात हो रही है कि जी अगर आप किसी चीज से इख्तलाफ करते हैं तो आप उस इदारे से अलग हो जाए, वो एक गलत बात हो जाएगी। वो इसलिए गलत है कि आप वहाँ पे बैठ के जो इत्तला की चीजें कर सकते हैं और आप अपने जब कलम से बोलते हैं, और वो मैंने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स थी जो माइनॉरिटी जजमेंट्स थी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजमेंट्स बन गई। तो आपको जजेस को अपने कलम से बोलना है, अपने जो बेंच पे जो मीटिंग की जाती है वो उस पे एतराज और कलम के ऊपर जोर, ये मेरे नजदीक चीज ऐसी है जिसके ऊपर जजेस को करना चाहिए। और अल्लाह करे इससे सब जो है जोल्ट जो है इससे सब कोर्ट के नाखुन में बशमूल वकला के, बशमूल हाई कोर्ट के जजेस के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी देखती है एपेक्स कोर्ट की तरफ, इसलिए उसको एपेक्स कोर्ट कहते हैं, और वहां से ट्रिकल डाउन करता है। बिल्कुल, तो कानून की हुक्मरानी के लिए जो है वो एक स्टेबल किस्म का कोर्ट चाहिए आपको, और अल्लाह करे स्टेबिलिटी। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीदें ही हैं, दुआइए। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब मुझे सुन पा रहे हैं? आदिल साहब, आपने अशरफ साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। यकीनी तौर पर मेरे लिए, आपके लिए जो इन मामलात पर नज़र भी रखते हैं, इनकी कवरेज में भी दिलचस्पी रखते हैं, और साथ ही साथ एक शहरी की हैसियत से अपने मामलात के हल के लिए अदालतों की तरफ देखते हैं, इन इक़दामात में, कल के और आज के इन 2 इस्तीफ़ों में बहुत सारे सवालात यकीनी तौर पर मेरे लिए, आपके लिए और आम शहरियों के लिए मौजूद हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ बहुत सारे तनाज़ात में घिरी जो अदलिया थी, या कुछ इन पर्टिकुलर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, अगेन बसद एहतराम इस प्लेटफॉर्म से किसी की दिल आज़ारी जो है वो मकसूद नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ जजेस थे जिन पर इल्ज़ाम था, उंगली उठती थी, सवाल होता था, एक पर इंक्वायरी और दूसरे से मुतालिक आदिल साहब की खबर यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ इनिशिएट होने वाला था, तो उन्होंने इस मुअज़्ज़िज़ बॉडी से ख़ुद को अलग किया। ये निज़ाम अदल पर यकीनन एक आप कह लीजिए सवाल छोड़ कर जाता है, क्योंकि ये जजेस आपस में एक ज़ाती इख्तलाफात के मामलात और दीगर चीज़ों को सेट नहीं कर सके, जिसकी वजह से फिर ये एक ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है। आदिल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, ये बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं यकीनी तौर पे अशरफ साहब से भी ये पूछा मैंने कि जहाँ जाने वाले जजेस ने अपने आप को अलग किया और अपनी करेज और स्ट्रेंथ शो की, वहीं जो रह गए हैं बाकी जो आपके मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, उनके ऊपर एक बायस का ना चाहते हुए एक टैग लगा कर भी गए हैं, और आइंदा के लिए पंचिंग बैग्स देकर जाने की कोशिश भी की गई है। ये भी एक बड़ा ही ख़तरनाक और मुश्किल पहलू है। आदिल साहब, देखिए, इस वक्त मैं तो ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक मुश्किल मरहला, मुश्किल वक्त है सुप्रीम कोर्ट में, और जो हमने पिछले कुछ अरसे से जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी क्लियर तकसीम देखी थी, अब वो चीज़ें जो है वो खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें पड़ी हुई हैं, अगर वो टेकअप हो गई तो शायद ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं तो उसके ऊपर कुछ और जजेस के लिए भी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जो जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने ज़िद के साथ जो है वो अपनी मर्ज़ी के जज जिनको सीनियरिटी और जूनियर होने के ऊपर जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार समेत तमाम बार्स ने अपने एतराज़ात किए थे, तो अभी वो मामला भी जो है वो मुमकिन तौर पर इस मुअज़्ज़िज़ जजेस जो है टेकअप हो सकता है, लेकिन ये कुछ अभी कहना कबल वक्त है। इस वक्त जो सूरत हाल हम नज़र आ रही है कि जो जजेस हैं, 2 जजेस के जो इस्तीफ़े हैं पै दर पै, वो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें मामले में मज़ीद क्या चीज़ें जो है वो अपडेट होती हैं। तो अब
चूँकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग है उसको बुनियाद बना के जस्टिस एजाजुल हसन जो गए थे। लेकिन अहम बात यह है कि इतने सीनियर तरीन जज हैं, चूँकि आपको पता है कि जो नवाज शरीफ जो है वो लंदन से चले थे तो उन्होंने कुछ किरदारों का नाम लिया था जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी वो किरदार हैं जिन्होंने जो पनामा में उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा। उसके बाद पनामा कि जो बेंच था उसने जस्टिस एजाजुल हसन को जो है वो नवाज शरीफ के केसेस के ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग जज लगा देता और उन्हीं ने जस्टिस एजाजुल हसन की जो मॉनिटरिंग के दौरान ही एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को जो है वो सज़ा सुनाई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो माजी के मामलात हैं उसके साथ नथी हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आदिल साहब क्योंकि इससे पहले कि ये आवाज़ आए कि वक्त खत्म हो गया, मैं जरा चाह रहा हूँ कि कुछ 2-3 मामलात को जरा क्विकली आपसे डिस्कस कर लें। अगर हम इन चीज़ों को जो ये सारे इल्ज़ामात हैं, खदशात हैं, सवालात हैं, इनको आप जो भी नाम देना चाहें, इसको हम एक जेनेरिक टर्म देते हैं कि ये लूप होल था। अगेन बसद एहतराम, ये इस तरह की चीज़ें लूप होल थी अदलिया में जो मैनिपुलेशन के रास्ते को खोलती थी। तो अदलिया ने यहाँ बाड़ भी लगाई है कि जो कुछ होगा शाराए दस्तूर पर मौजूद बिल्डिंग में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान करेंगे। बाहर के जरिए होने वाली बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव कोई मैनिपुलेशन भी अब उसका भी रास्ता रोका गया। ये भी एक मतलब इसके बाद वो रुक गया है ऑटोमेटिकली, या नहीं मैं गलत हूँ? देखिए अभी जजेस के बाहर से तो कोई जाहिर सी बात है उस वक्त तक कोई जजेस के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता। जजेस को हटाने का एक पूरा प्रोसेस है, या जज इस्तीफा देता है या जुडिशल काउंसिल में उसके कमीशन में उसके खिलाफ कोई मैनेजमेंट का एक तासुर था आदिल साहब, वो उसके आगे भी ये बंद है ना? जी जी हाँ। लेकिन ये चीज़ें अभी ऐसे रुकेंगी नहीं, ये अभी मजीद इसमें मजीद डेवलपमेंट हो सकती हैं। गो कि मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि बाहर से आप प्रेशर्स तो डेवलप हो सकता है। जैसे सोशल मीडिया पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक प्रेशर बिल्ट होना शुरू हुआ था कि चूंकि जजेस अगर करप्शन में मुलव्वस हो तो वो कोई होली काउ नहीं है कि उनके खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं हो सकता। और वो आज हमें जुडिशल कमीशन के इजलास में ये चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है कि वो इस वक्त जुडिशल कमीशन ने उनके इस्तीफे के बावजूद गो के ये कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा जो है वो दूसरे शोकॉज नोटिस पे दिया है, लेकिन उनके खिलाफ करप्शन की जो शिकायत सुनी जा रही है उसको रोका नहीं गया। अब वो उसको मजीद उसको उसमें प्रोसीड उसमें होना था, उसमें शवाहिद कलम बंद होने थे और जो शिकायत जिन्होंने लगाई थी उनकी तरफ से जो प्रूफ पेश किए जाने थे। तो ये प्रोसेस अभी इसी तरह चलेगा और अकाउंटेबिलिटी का जो एक तासुर इससे पहले हमने माजी में सुनते रहे हैं कि कुछ हॉली काउज हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो अब हमें ये महसूस हो रहा है। इरफान कादिर साहब ने ज्वाइन किया है। आदिल साहब आई हैव टू इंटरप्ट, इरफान कादिर साहब के शामिल गुफ्तगू करते हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 दिन 2 इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ्रंट से, कैसा इस खबर को कैसे देखें? क्या ये मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या ये गड़बड़ है, खराबी है? देखिए मैंने तो ये सारी चीजें बहुत पहले पॉइंट आउट कर दी थी और मुझे ये बिल्कुल नजर आ रहा था कि ये चीज होने जा रही है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा आपको, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है मुझे कुछ भी कहने की अब जरूरत नहीं है। जो कुछ मेरा अंदाजा था उसी तरह से चीजें उसी सिमत को जा रही हैं। 9 माह बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना था। ये अरसा उनको इतना मुश्किल लगा कि उन्होंने इससे पहले इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा, और ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ? आपकी मालूमात या आपके अंदाजे क्या कहते हैं, इतना कॉर्नर क्यों हो गए वो? देखें मुझे बिल्कुल अंदाजा था और ये मकाफात अमल है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक ही चीज हमने जिंदगी में सुनी थी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दुनिया में वैसा ही होता है। तो इसलिए इससे ज्यादा मेरा कुछ भी कहना नहीं बनता। ये इसे एक बेहतरी की तरफ एक कदम माना जाए कि अदलिया में मौजूद जो मामलात थे जिनकी आप जैसे सीनियर्स बार बार निशानदेही करते थे वो दूर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या अभी भी कुछ खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बस जैसे जैसे अदलिया अपने आप को सियासत से पाक करती जाएगी, अदलिया जो है वो डेफिनेटली जिस मुश्किल से गुजरी है वो उनकी मुश्किल आसान होगी।
और ये 2 ही इस्तीफे थे, आप समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में शायद कोई और भी ऐसा हो? मेरा ख्याल है और भी इस्तीफा आ सकता है। एक इस्तीफा होगा? कम से कम एक जरूर होगा। एक जरूर होगा, और जो दूसरा है वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। कौन सा दूसरा? कोई भी दूसरा इस्तीफा, यानी एक इस्तीफे तक आप जो है वो रुक रहे हैं? नहीं, अभी देखें अदलिया में एक बहुत डिवीजन आ चुकी थी, अदलिया डिवाइड हो गई थी। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिसाइजेशन हो गई थी जुडिशरी की, और पॉलिटिक्स की जुडिशलाइजेशन हो गई थी। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर ये वाली चीजें जो है, ये आपस में जब जजेस की आपस में ताल्लुकात भी जब खराब हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली इस तरह की चीजें और इस तरह के इस्तीफे जो हैं वो कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि दिस वाज ऑल रिटन ऑन द कार्ड्स। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा, मुझे अंदाजा था कि ये इस्तीफे आएंगे, इनका भी आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है जो मुझे अंदाजा था। अच्छा इरफान कादिर साहब, एक और सवाल है एज अ लेमैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगेन मेरी इंटेंशन इसमें डिसरिस्पेक्ट की नहीं है टुवर्ड्स द जुडिशरी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मजमूई तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो माइंडसेट था, जैसे आप जैसे सीनियर वकला हजरात माइंडसेट कहते थे, वो माइंडसेट अगर एलिमिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कॉर्नर हो रहा है, तो क्या मैं इस सवाल में ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि दूसरा माइंडसेट टेक ओवर कर रहा है, या इट्स गेटिंग न्यूट्रल? अभी आप अगर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बात ठीक है कि ये वाला जो माइंडसेट है ये काफी हद तक एक्सपोज हुआ है और नाकाम भी हुआ है। तो इसलिए इसका तो अंजाम हमें अंदाजा था कि क्या होगा। और जहां तक आप दूसरे माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो इस किस्म के सेंटिमेंट्स देखने में तो मैं अभी ठीक है, कबल वक्त है कि मैं कुछ उनका भी कोई माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। ठीक, लेकिन बाहर क्या किसी को भी अपनी न्यूट्रलिटी जब भी कोई छोड़ेगा, और ये मनसब ये तकाजा करता है की मुश्किल आएगी। सर आई एम सॉरी वी आर शॉर्ट इन टाइम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहम्मद आदिल साहब भी थे, और अभी इस इंतहाई अहम खबर पर मजीद भी बात होगी, लेकिन अज़ान इशा के वक्फे के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं।